हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे चौहान वंश। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारे चौहान वंश। तो चौहान वंश क्या है? भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण राजपूत राजवंशों में से एक है। आप इसे याद रखेंगे। भारतीय इतिहास के जितने भी हमारे राजपूत राजवंश हुए हैं उनमें चौहान वंश बहुत ही महत्वपूर्ण राजपूत राजवंशों में से एक रहा है, जिसने सदियों तक उत्तर भारत में शासन किया। खासकर देखिए तो हमारे राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में उनकी उत्पत्ति, शासन और सांस्कृतिक योगदान ने क्या है, भारतीय इतिहास में बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है। अब हम देखेंगे चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। चौहानों की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे मत है, मतलब बहुत सारे सिद्धांत है जिनके आधार पर तय किया गया कि चौहान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई होगी। तो चौहान की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद है। कुछ सिद्धांतकार क्या कहते हैं, जैसे हमारे कुछ सिद्धांतकार कहते हैं चौहान क्या है, अग्निवंशी लोग हैं, मतलब उनका ये सिद्धांत क्या कहलाता है, अग्निवंशी सिद्धांत। स्रोत की बात करें कैसे पता चलता है, तो इस सिद्धांत का मुख्य स्रोत हमारी चंद्र बदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। वहां से पता चलता है कि हमारे चौहान क्या थे, अग्निवंशी थे। मान्यता की बात करो तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पे एक यज्ञ किया था। क्या हमारे ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पे एक यज्ञ किया था, और इस यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें हमारे प्रतिहार, परमार, चालुक्य मतलब सोलंकी और सबसे अंत में हमारे चौहान उत्पन्न हुए थे। मतलब राक्षसों का विनाश करने के लिए, क्या राक्षसों का विनाश करने के लिए हमारे ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पे यज्ञ किया था, जिसके जरिए क्या अग्निकुंड से 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें चौथे या अंतिम हमारे कौन थे, चौहान थे। इनके अलावा प्रतिहार, परमार, चालुक्य ये थे। बात करें हमारे अग्निवंशीय सिद्धांत की, तो इनके समर्थक किसने किया, तो हमारे मोहनोद नैन्सी ने, सूर्यमल मिश्रण जैसे जो परवर्ती इतिहासकार थे, इन्होंने भी अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किया है। विशेष रूप से देखें तो हमारे चालुक्य वंश को सोलंकी वंश भी कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, चालुक्य वंश को क्या सोलंकी वंश भी कहा जाता है। तो ये पहला सिद्धांत आ गया हमारा कौन सा, अग्निवंशीय सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत आता है हमारे सूर्यवंशी सिद्धांत, जिसकी बात करें सूर्यवंशी थ्योरी। बात करें स्रोत की, तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, एक किताब हमारा पृथ्वीराज विजय, दूसरी किताब हमारी हम्मीर महाकाव्य, तीसरी आती पुस्तक हमारी हम्मीर रासो, चौथी आती हमारी विग्रह राज चतुर्थ का अजमेर शिलालेख। ये हमारे 4 जानकारी के स्रोत है, जिनके आधार पे हम कह सकते हैं हमारे चौहान क्या थे, हमारे सूर्यवंशी थे। जैसे हमारी एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, दूसरी हम्मीर महाकाव्य, तीसरी हम्मीर रासो और चौथी हमारी कौन सी है, विग्रह राज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख। बात करें इस सिद्धांत के समर्थन की, तो इसका समर्थन किसने किया है, हमारे प्रसिद्ध जो इतिहासकार है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनके द्वारा इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। मान्यता की बात करें तो इन सभी स्रोतों के अनुसार चौहान क्या है, सूर्य मतलब सूर्य देव के वंशज थे, जो हमारे रघुवंशी क्षत्रिय परंपरा से संबंधित थे। तीसरा जो हमारा सिद्धांत आता है उसका नाम है हमारे चंद्रवंशी सिद्धांत। चंद्रवंशी सिद्धांत की बात करें, इसके स्रोत हमारे हांसी जो हरियाणा में है, वहां से प्राप्त जो अभिलेख है उससे पता चलता है कि हमारे चौहान क्या थे, चंद्रवंशी थे। एक हमारा अचलेश्वर अभिलेख है, तो आप याद रखेंगे चंद्रवंशी सिद्धांत का समर्थन किसने किया है, हांसी अभिलेख से और अचलेश्वर अभिलेख से। मान्यता की बात करें तो इन दो अभिलेखों के अनुसार चौहान क्या थे, हमारे चंद्रमा मतलब चंद्रदेव के वंशज थे। अगला सिद्धांत आता है हमारे कौन सा, ब्राह्मण सिद्धांत। ब्राह्मण सिद्धांत की बात करें, ब्राह्मण थ्योरी की, इसके स्रोत हमारे क्या, बिजोली अभिलेख जो विशेष रूप से बताता है, महत्वपूर्ण है। चंद्रावती अभिलेख, कायम रासु जो एक पुस्तक है। तो हमारे 3 स्रोत है जिनसे पता चलता है चौहान क्या हमारे ब्राह्मण थे। तो हमारे कौन कौन से, बिजोली अभिलेख, चंद्रावती अभिलेख और कायम रासु। बात करें समर्थक की, तो हमारे इतिहासकार जो दशरथ शर्मा थे, जिनके द्वारा जो चौहान डायनेस्टी के बारे में काफी कुछ बताया गया है, तो इसके समर्थक थे किसके, ब्राह्मण सिद्धांत के। मान्यता की बात करें तो इन स्रोतों के अनुसार जो हमारे कौन कौन से, कायम रासो है, चंद्रावती अभिलेख है, बिजोली अभिलेख है। तो इन स्रोतों के अनुसार चौहान क्या मूल रूप से वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। क्या हमारे इन स्रोतों के अनुसार चौहान क्या थे, मूल रूप से तुम्हारे वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। बिजोलिया अभिलेख में वासुदेव चौहान को ब्राह्मण बताया गया है, आप इसे याद रखेंगे। बिजोलिया अभिलेख में क्या वासुदेव को चौहान बताया गया है। अगला सिद्धांत आता है हमारा कौन सा, विदेशी सिद्धांत। विदेशी सिद्धांत की बात करें, इसका समर्थन किसने किया है, हमारे एक तुम्हारे कर्नल जेम्स टोड ने, विलियम क्रूक ने और वी स्मिथ। ये खुद विदेशी थे, इसलिए उनको सभी विदेशी लगते थे, इसलिए इन्होंने क्या कहा, हमारे चौहान क्या थे, विदेशी थे। तो विदेशी सिद्धांत किसने कहा, एक तुम्हारे कर्नल जेम्स टोड थे, विलियम क्रूक और वी स्मिथ। मान्यता की बात करें तो इन पश्चिमी इतिहासकारों का मानना था कि चौहान और अन्य जो राजपूत है विदेशी आक्रमणकारी जाति हैं,
जैसे शक और हूण, इस तरह की जातियों के ही वंशज थे, जिन्होंने क्या भारत में आके अपनी शक्ति स्थापित की थी और बाद में भारतीय समाज में क्षत्रिय के रूप में आत्मसात हो गए थे। भारतीय समाज में पहले क्षत्रिय नहीं थे। किसके अनुसार? हमारे विदेशी सिद्धांत के अनुसार। तो ये मानते थे कि चौहान यहाँ के नहीं है और जो दूसरे राजपूत राजा है, वो भी यहाँ के नहीं थे, बल्कि ये क्या, जो हमारे विदेशी आक्रमणकारी थे, जैसे शक, हूण, इनके वंशज थे और भारत में आके क्या इन्होंने अपनी शक्ति स्थापित कर दी और बाद में क्या भारतीय समाज में क्षत्रिय वर्ग के रूप में आत्मसात हो गए। अगला सिद्धांत आता हमारे इंद्र के वंशज। इंद्र के वंशजों की बात करें, स्त्रोत की बात करें तो जो हमारा रायपाल का सिवड़ी अभिलेख है, उससे हमें पता चलता है चौहान क्या हमारे इंद्र के वंशज थे। मान्यता की बात करते हैं, इस अभिलेख के अनुसार चौहान क्या इंद्र के वंशज थे। तो हमने 6 सिद्धांत देख लिए। एक तो हमारे इंद्र के वंशज के रूप में, एक बताता हमारे विदेशी सिद्धांत, एक बताता ब्राह्मण सिद्धांत, एक चंद्रवंशी, एक सूर्यवंशी और एक अग्निवंशी। हमारे क्या 6 सिद्धांत है जिनसे पता चलता है कि हमारे चौहान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। अब हम देखेंगे चौहानों का प्रारंभिक इतिहास। सबसे पहले देखें कि उनकी उत्पत्ति स्थल के बारे में। तो चौहानों का उत्पत्ति स्थल सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य आप इसे याद रखेंगे। चौहानों का उत्पत्ति स्थल क्या है? सपाद लक्ष्य मतलब 1.25 लाख। यह क्षेत्र हमारे सांबर झील के आसपास का क्षेत्र था। जो हमारा सांबर झील है उसके आसपास का क्षेत्र 1.25 लाख एरिया, जो 1.25 लाख मतलब सपाद लक्ष्य, तो वो हमारे एरिया है जिसमें हमारा नाडोल, अजमेर और उसके आसपास के जो उपजाऊ इलाके हैं वो शामिल होते हैं किसमें? हमारे सपाद लक्ष्य में। प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो चौहानों ने अपनी प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर, जो वर्तमान में क्या है नागौर है, उसे बनाया था। आप इसे याद रखेंगे। चौहानों ने शुरुआती राजधानी किसे बनाया था? अहिछत्रपुर, जो वर्तमान में क्या है नागौर को कहा जाता है। यह क्षेत्र क्या हमारे सामरिक रूप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो हमारा क्या था? अहिछत्रपुर था, ये क्या था हमारे सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि दिल्ली से यदि गुजरात जाना हो तो बीच में हमारे क्या, जो नागौर आता था और हमारे जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाना होता है तब भी हमारे बीच में नागौर आता था। इस तरह क्या है हमारे नागौर या फिर अहिछत्रपुर क्या क्षेत्र काफी ज्यादा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। नामकरण के मत की बात करें तो रामकरण आसोपा के अनुसार चौहान सांबर झील के चारों तरफ के क्षेत्र में रहते थे। चौहान कहते हैं हमारे सांबर झील के चारों तरफ के क्षेत्र में रहते थे। इसी कारण इन्हें क्या चौहान कहते थे। क्यों? चौहान मतलब चारों ओर रहने वाले। सांबर झील के चारों ओर रहने वाले मतलब चौहान, जो जिसका मतलब है चहुआन मतलब चारों ओर से घिरा हुआ या फिर शासक मतलब चौहान। अब हम देखेंगे चौहानों की प्रमुख रियासतें कौन कौन सी थी। चौहानों की रियासतों के बारे में देखें तो चौहान वंश ने क्या समय के साथ मतलब कालांतर में राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में कई शाखाएं स्थापित की थी, जो विभिन्न रियासतों से विकसित हुई थी। जैसे एक शाखा थी हमारी सांबर या अजमेर की मूल शाखा, एक रणथंबोर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी, कोटा। तो ये हमारी कुछ शाखाएं थी चौहानों की, जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे कौन सा? सांभर या अजमेर के चौहान वंश का इतिहास देखेंगे। कहाँ के? सांभर या फिर अजमेर के चौहान वंश का इतिहास देखेंगे। सांबर मतलब शाकंभरी। क्या? सांबर मतलब शाकंभरी के चौहानों ने इस वंश की नींव रखी थी। जो सांबर या अजमेर के चौहान है, इसकी नींव किसने रखी थी? हमारे सांबर या फिर शाकंभरी के चौहानों ने नींव रखी थी। बाद में अजमेर उनकी शक्ति का केंद्र बन गया था। बाद में क्या हमारे अजमेर उनकी शक्ति का केंद्र बन गया था। अब उनके राजा और उनके योगदान के बारे में एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले राजा थे हमारे कौन? वासुदेव, जो हमारे चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं। संस्थापना की बात करें तो वासुदेव को सांबर में चौहान वंश का संस्थापक मतलब मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष माना जाता है। वासुदेव को क्या है? सांबर में चौहान वंश का संस्थापक या फिर मूल पुरुष या आदि पुरुष माना जाता है। काल की बात करें तो हमारे राजशेखर की पुस्तक है प्रबंध कोश। राजशेखर की पुस्तक है कौन सी? प्रबंध कोश। उसके अनुसार वासुदेव ने 551 ईस्वी में, कब? 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की थी। सांबर झील की बात करें तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, किसके अनुसार? बिजोलिया अभिलेख के अनुसार वासुदेव ने सांबर झील मतलब जयपुर के अंदर है सांबर झील, उसका निर्माण करवाया था। किसने? हमारे वासुदेव ने। आप इसे याद रखेंगे, कई परीक्षा में इसके बारे में पूछा गया है। ये जो झील झील है, ये झील हमारे चौहानों के लिए आर्थिक और सामरिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी झील? हमारी सांबर झील। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर 8% नमक इसी झील से उत्पन्न होता है। फिर बात करें अगले शासक आते हैं हमारे कौन से? गुवक प्रथम। अगले शासक कौन है? गुवक प्रथम। स्थिति की बात करें तो चौहान प्रारंभिक प्रतिहारों के सामंत थे, मतलब गुवक प्रथम थे। उस समय जिस समय वो राजा बनते हैं, शासक बनते हैं, उस समय की स्थिति क्या थी? चौहान शुरू में क्या थे? प्रतिहारों के सामंत थे। फिर गुवक की बात करें तो प्रतिहार राजा जो नागभट्ट द्वितीय थे, उन्होंने गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी थी।
कई बार परीक्षा में पूछा गया है, नागभट्ट द्वितीय ने गुबक को कौन सी उपाधि दी थी? तो आप इसे याद रखेंगे, कौन सी उपाधि है ये? वीर की उपाधि दी थी गुबक को, प्रथम को। स्वतंत्रता की बात करें, कालांतर में समय के साथ गुवक प्रथम ने प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया। क्या अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिससे वह पहला स्वतंत्र चौहान राजा बन जाता। गुवक प्रथम क्या समय के साथ क्या पहला चौहान राजा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रतिहारों की जो अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो प्रतिहारों की राजधानी की बात करें तो प्रतिहारों की राजधानी क्या थी हमारी? भीनमाल जालोर। आप इसे याद रखेंगे, प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? भीनमाल जालोर। अगले राजा आता है हमारे कौन से? चंदन राज। अगले राजा कौन है? चंदन राज। चंदन राज के बारे में हमारे अभी जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसमें भी सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था चंदन राज के बारे में। सीधा चंदन राज के बारे में तो नहीं पूछा गया, लेकिन उनकी पत्नी थी रानी आत्मप्रभा, उनके बारे में प्रश्न आया था। तो उनकी रानी थी हमारी आत्मप्रभा, जिनका दूसरा नाम था रुद्राणी। तो इनकी रानी का नाम आत्मप्रभा था, जिन्हें रुद्राणी के नाम से भी जाना जाता था। रुद्राणी की बात करें तो उनकी धार्मिक निष्ठा अपूर्व थी, इतनी अपूर्व थी कि परीक्षा में उसके संबंध में प्रश्न भी पूछा गया है। तो रानी आत्मप्रभा पुष्कर झील जो अजमेर में है उसमें 1000 दीपक जलाकर, क्या 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा किया करती थी। आप इसे याद रखेंगे, रानी आत्मप्रभा या फिर रुद्राणी पुष्कर झील में जो अजमेर में है 1000 दीपक जला के भगवान शिव की पूजा किया करती थी। योग निपुणता की बात करें तो रानी आत्मप्रभा योग क्रिया में निपुण थी। आप इसे याद रखेंगे, जो रानी आत्मप्रभा थी ये हमारी क्या थी? योग क्रिया में निपुण थी। अगले शासक आते हैं हमारे कौन से? वाकपति राज। शासक का नाम है वाकपति राज। बात करें इनके सैन्य कौशल की तो वाकपति राज को 1108 क्या वाकपति राज को 108 युद्धों का विजेता बताया जाता है, जो उनके सैन्य कौशल को दिखाता है। वाकपति राज को क्या 108 युद्धों का विजेता बताया जाता है, जो उनके क्या सैन्य कौशल को दिखाता है। नाडोल शासक की बात करें तो वाकपति राज के बेटे थे लक्ष्मण राज। क्या वाकपति राज के बेटे कौन थे? लक्ष्मण राज। तो लक्ष्मण राज ने नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी, जो हमारे चौहानों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा बन के उभरी थी। कौन सी? नाडोल में चौहान राज्य की शाखा, जिसके बारे में भी इसी लेक्चर में हम देखेंगे। अगले शासक आते हमारे विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय की बात करें तो इनके विजय के बारे में देखते हैं। तो विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य राजा जो हमारे मूलराज प्रथम थे इसको हराया था। विग्रहराज द्वितीय ने क्या किया? गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हराया था। और ये हमारे चौहानों और चालुक्य के बीच, क्या चौहानों और चालुक्य के बीच लंबे समय तक चले संघर्ष का प्रारंभिक बिंदु था। आप इसे याद रखेंगे कि चौहान और चालुक्य के बीच में लड़ाई का की शुरुआत क्या होती है? हमारे विग्रहराज द्वितीय से ही मानी जाती है। और विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हराया था। फिर आशापुरा माता मंदिर की बात करें तो विग्रहराज द्वितीय ने भरूच जो हमारे गुजरात में है वहां पे अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। आप इसे याद रखेंगे, भरूच जो गुजरात में है, तो ये बचाओ नहीं है, ये भरूच है। तो भरूच गुजरात में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। और आशापुरा माता क्या हमारे चौहानों की कुलदेवी है। तो यदि आपसे पूछा जाए आशापुरा माता का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारे भरूच गुजरात में। और किसने बनवाया था? विग्रहराज द्वितीय ने। अगले हमारे शासक आते कौन? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय की बात करें तो गजनी के राजा को आने से रोका। तो बात करें गोविंद तृतीय की तो मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता की बात माने, क्या मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता की बात माने तो उनके अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के राजा जो हमारे क्या है महमूद गजनवी के पूर्वज रहे होंगे, उनको मारवाड़ पार करने नहीं दिया था। आप इसे याद रखेंगे, गजनी के राजा को गोविंद तृतीय ने मारवाड़ पार करने नहीं दिया था। और वो कौन थे? हमारे महमूद गजनवी के पूर्वज रहे होंगे, जो उनके सैन्य शक्ति का प्रमाण है कि वो कितने शूरवीर रहे होंगे। वैरीघट की उपाधि की बात करें तो पृथ्वीराज विजय जो पुस्तक है कौन सी? पृथ्वीराज विजय, उसके अनुसार गोविंद तृतीय को वैरीघट मतलब शत्रुओं का संहारक की उपाधि दी गई है। परीक्षा में कई बार पूछा गया वैरीघट की उपाधि किसे दी गई है, तो हमारे गोविंद तृतीय को वैरीघट की उपाधि दी गई है, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का संहारक। अगले शासक आते हैं कौन? हमारे अजयराज, जो हमारे 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना करते हैं। उनकी बात करें अजयराज की तो उन्होंने अजमेर की स्थापना की, मतलब 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। और यहाँ पर इसमें क्या है अजयराज के बारे में एक बार वापस से देख लेते हैं। अजयराज ने क्या है 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी। अजमेर की स्थापना के बारे में एक बार वापस देख लेते हैं। 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। और जहां हमारे क्या अजमेर दुर्ग, जिन्हें हम क्या कहते हैं तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अजमेर की बात करें तो अजमेर का मूल नाम क्या था? अजय मेरू था। आपसे याद रखेंगे अजमेर का मूल नाम क्या था? अजय मेरू।
विजय की बात करें तो अजय राज ने गर्जन मातंगो क्या गर्जन मातंगो जो गजनी की तरफ से हुआ आक्रमण था उसको हराया था। गजनी की तरफ से जो एरिया है अफगानिस्तान की तरफ गजनी है उस एरिया से एक आक्रमण हुआ था किसका गर्जन मातंगो का। तो उसमें जो आक्रमणकारी था उससे हराया था किसे अजय राज ने। धार्मिक कार्य की बात करें तो उन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर में सुवर्ण कलश जो सोने का कलश भेंट किया था। आप इसे याद रखेंगे जो हमारे अजय राज थे तो अजय राज ने पार्श्वनाथ मंदिर में सुवर्ण कलश या सोने का कलश भेंट किया था। अजय राज ने दिगंबर और श्वेतांबर जैन मुनियों के बीच में शास्त्रार्थ की जो अध्यक्षता की थी। आप इसे याद रखेंगे अजय राज ने क्या किया दिगंबर और श्वेतांबर के जो मुनि थे जैन मुनि थे उनके बीच में शास्त्रार्थ हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी अजय राज ने। जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता को दिखाता है जो उनकी क्या धार्मिक सहिष्णुता को दिखाता है। सिक्कों की बात करें तो अजय राज ने अपनी रानी जो सोमल देवी थी जिन्हें सोमलेखा के नाम से भी जाना जाता है तो उनके नाम से चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। आप इसे याद रखेंगे ये भी हमारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अजय राज ने अपनी पत्नी जो हमारी सोमल देवी है उनके नाम से सिक्के चलवाए थे और वो किसके चांदी और तांबे के। ये आप याद रखेंगे परीक्षा में आया हुआ सवाल है। सन्यासी जीवन की बात करें तो अजय राज ने अपने बेटे अर्णोराज को अजय राज ने क्या किया अपने बेटे अर्णोराज को राजा बनाया और स्वयं सन्यासी बन गए थे। वे अपने अंतिम समय में सन्यासी बनने वाले एकमात्र चौहान राजा थे। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि अंतिम समय में ऐसा कौन सा राजा था चौहान राजा जो क्या सन्यास धारण कर लेता है। तो आपको बताना है अजय राज और अपने जीवन काल में ही अर्णोराज को क्या है राजा बना देता है। अब अर्णोराज के आना जी के बारे में बात करते हैं जो इनका शासनकाल 1133 से 1153 तक रहा था। फिर तुर्कों पर विजय और झील के निर्माण की बात करें तो अर्णोराज ने तुर्कों को हराया था। अर्णोराज ने क्या किया तुर्कों को हराया था और युद्ध स्थल को साफ करके क्या जो युद्ध स्थल था युद्ध स्थल को साफ करके आना सागर झील अजमेर का निर्माण करवाया था जो आज भी क्या अजमेर का एक बहुत प्रमुख आकर्षण है। आप इसे याद रखेंगे आना सागर में हमारी कृत्रिम झील है और इसका निर्माण किसने करवाया था अर्णोराज ने। और कब की बात बताते हैं ये तुर्कों को उन्होंने हराया तो तुर्कों के जो लहू से वो एरिया लाल हो जाता है और उस एरिया को साफ करने के लिए क्या है आना सागर झील का निर्माण करवाते कौन हमारे अर्णोराज। मालवा पे विजय की बात करें तो अर्णोराज ने मालवा मतलब मध्य प्रदेश के राजा नरवर्मन को हराया था। आप इसे याद रखेंगे अर्णोराज ने मालवा मतलब मध्य प्रदेश के राजा नरवर्मन को हराया था। चालुक्य से संबंध की बात करें तो उन्होंने गुजरात के राजा जयसिंह सिद्धराज को हराया था। उन्होंने क्या गुजरात के राजा जयसिंह सिद्धराज को हराया था लेकिन बाद में जयसिंह सिद्धराज ने अपनी बेटी जो राजकुमारी कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के कर दिया था। आप इसे याद रखेंगे तो अर्णोराज ने क्या चालुक्य से संबंध बनाए मतलब कैसे तो उन्होंने गुजरात के राजा जयसिंह सिद्धराज को हराया। बाद में जयसिंह सिद्धराज की बेटी थी उनकी कौन कांचन देवी तो कांचन देवी से विवाह कर लेता कौन हमारे अर्णोराज कर लेता है जिससे दोनों राज्यों के बीच की जो दुश्मनी है नाराजगी है वो वैवाहिक संबंध से खत्म हो जाती है तो दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। हालांकि बाद में गुजरात के जो कुमार पाल चालुक्य उन्होंने अर्णोराज को वापस हरा दिया जिससे हमारे वापस से संघर्ष शुरू हो जाता है कौन सा चौहान चालुक्य संघर्ष फिर से चालू हो जाता है। धार्मिक कार्य की बात करते हैं तो अर्णोराज ने पुष्कर अजमेर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अर्णोराज ने क्या पुष्कर अजमेर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था जो भगवान विष्णु को समर्पित था। किसके भगवान विष्णु को समर्पित था। उन्होंने क्या खत्तरगच्छ जो समुदाय है जो जैन समुदाय है जैन धर्म के अंदर एक समुदाय है कौन सा खत्तरगच्छ समुदाय उसको भूमि दान दी थी। खत्तरगच्छ समुदाय को भूमि दान दी थी जो उनके धार्मिक उदारता को दिखाता है क्यों क्योंकि वो हिंदू समुदाय से संबंधित थे लेकिन उन्होंने जमीन दान किसको दी हमारे जैनियों को। फिर दरबारी विद्वान की बात करें तो अर्णोराज के दरबार में जैन विद्वान देवबोध और धर्मघोष क्या देवबोध और धर्मघोष इस तरह से जैन मुनि रहते थे। हत्या की बात करें तो हमारे अर्णोराज की हत्या किसने की तो अर्णोराज की हत्या उनके खुद के बेटे जगदेव ने कर दी थी। अर्णोराज की हत्या उनके अपने बेटे जगदेव के द्वारा कर दी गई थी जो हमारे चौहान वंश के इतिहास में एक बहुत ही दुखद घटना थी पितृहंता के रूप में। अगले शासक आते हैं कौन से विग्रहराज चतुर्थ जिन्हें बीसल देव के नाम से जाना जाता है जिनका शासन हमारे 1152 से 1163 तक रहा था। स्वर्णकाल की बात करें तो इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार क्या इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार देखें तो विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल था। क्या किसके अनुसार विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल था किसके अनुसार इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार जो उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को दिखाता है। विजय की बात करें तो उन्होंने गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था। उन्होंने क्या गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था। बिजोलिया अभिलेख की बात माने मतलब बिजोलिया अभिलेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली या दिल्ली का पर विजय प्राप्त की थी किस पे हमारे दिल्ली या फिर दिल्ली आप पहले कहते थे
तो उस पे विजय प्राप्त की थी। किसके अनुसार? बिचौलिया अभिलेख के अनुसार। और दिल्ली के तोमर अब चौहानों के सामंत बन गए थे। जो दिल्ली में हमारा शासन किसका था? तोमर। तो उन्होंने क्या अपनी सामंती मान ली थी किसकी? चौहानों की। तो चौहान ऊपर हो गए थे हमारे दिल्ली के ऊपर। दिल्ली को पहले ढिल्लिका के नाम से जाना जाता था, आप इसे याद रखेंगे। स्तंभ लेख की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख लगवाया था। या दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख लगवाया था कहाँ? किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। और ये लेख क्या? दिल्ली अशोक के दिल्ली टोपरा लेख के ठीक नीचे लगाया गया था, आप इसे याद रखेंगे। दिल्ली टोपरा लेख के ठीक नीचे उन्होंने दिल्ली शिवालिक लेख स्तंभ लेख लगवाया था, जो उनकी शक्ति और प्रभाव को दिखाता है। फिर शैक्षिक और स्थापत्य कार्य की बात करें तो उन्होंने अजमेर में उन्होंने क्या किया? अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक एक संस्कृत पाठशाला स्थापित करवाई थी। पाठशाला का नाम क्या है? सरस्वती कंठाभरण नाम की एक संस्कृत पाठशाला पाठशाला का निर्माण करवाया किसने? हमारे विग्रहराज चतुर्थ ने। जो शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। किस भाषा में? संस्कृत। बात करें बाद में जो हमारी संस्कृत पाठशाला थी, तो बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ दिया, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को तोड़ दिया और इसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और इसी मस्जिद के पास में पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स मतलब 2.5 दिन का मेला बढ़ता है, इसीलिए हो सकता है उसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। फिर सामाजिक सुधार की बात करें तो धर्मकोश सूरी के कहने पे, किसके कहने पे? धर्मकोश सूरी के कहने पे विग्रहराज चतुर्थ ने हर महीने की एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगा दी थी, जो उनके धार्मिक और नैतिक सोच को दिखाती है। तो आप इसे याद रखेंगे। किसके कहने पे? धर्मकोश सूरी के कहने पे विग्रहराज चतुर्थ ने हर महीने की एकादशी के दिन, क्या हर महीने की एकादशी या 11 के दिन पशु हत्या पर रोक लगवा दी थी, जिससे क्या पता चलता है? उनकी धार्मिक और नैतिक सोच के बारे में पता चलता है। अब देखेंगे हम साहित्यिक योगदान। विग्रहराज चतुर्थ का साहित्यिक योगदान की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ स्वयं एक कवि और नाटककार थे। विग्रहराज चतुर्थ कहते स्वयं एक कवि और नाटककार थे। उन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। कई बार परीक्षा में पूछा गया है हमारे हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? तो आपको बताना पड़ेगा विग्रहराज चतुर्थ ने। और ये नाटक क्या है? यह नाटक लेखक भारवी की जो किरातार्जुनीयम नामक जो पुस्तक है उस पे आधारित है। किरातार्जुनीयम का मतलब किरात और अर्जुन की कथा। किरात मतलब एक शिकारी है और एक हमारे कौन? अर्जुन। इन दोनों के बीच में क्या है? जो भगवान शिव है शिकारी बन के आते हैं, तो अर्जुन और जो शिकारी है उन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, द्वंद्व युद्ध होता है तीर बाण को लेके। तो इसके बारे में हमारे भारवी की जो किताब किरातार्जुनीयम किताब है उससे पता चलता है। तो इसी पर आधारित हमारी कौन-सी? हरिकेली नाटक जो संस्कृत में लिखा गया था, किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने। उनकी उपाधियों की बात करें तो बिसलदेव और कविबंधु, उनको क्या है? बिसलदेव और कविबंधु कहा जाता है। तो पृथ्वीराज विजय पुस्तक के अनुसार उन्हें कविबंधु की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ क्या है? कि कवियों का मित्र या फिर कवियों का संरक्षक होता है। कविबंधु मतलब कवियों का मित्र या कवियों का संरक्षक। नगर निर्माण की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर नगर की स्थापना की थी। क्या? बिसलपुर नगर की स्थापना की थी। और बिसलपुर नगर में तालाब मतलब बिसलपुर झील और शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। यदि आप पाल देखेंगे बिसलपुर बांध की, तो उसके पास में क्या एक शिव मंदिर है जिसका निर्माण हमारे विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। दरबारी विद्वान की बात करें तो उनके दरबारी विद्वान थे हमारे सोमदेव। तो ये भी हमारे कई परीक्षा में पूछा गया है। ये तो आरएस में भी एक बार पूछा गया सवाल है कि दरबारी विद्वान थे हमारे विग्रहराज चतुर्थ के सोमदेव। उन्होंने ललित विग्रहराज नामक एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या था? ललित विग्रहराज। अरे इस पुस्तक में विग्रहराज चतुर्थ और देसल देवी की प्रेम कहानी बताई गई है। किसकी? देसल देवी की प्रेम कहानी और विग्रहराज चतुर्थ, इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में हमारे ललित विग्रहराज के माध्यम से पता चलता है। ललित विग्रहराज पुस्तक के अनुसार क्या विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के राजा जो खुसरो शाह है उसको हराया था। इसमें ये चीज भी बताई गई है क्या कि विग्रहराज चतुर्थ ने क्या गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था। बिसलदेव रासो की बात करें तो नरपति नाल ने बिसलदेव रासो नामक एक पुस्तक लिखी थी। किसने? हमारे नरपति नाल ने बिसलदेव रासो नामक एक पुस्तक लिखी थी, जो हमारे किस भाषा में? गौड़वाड़ी भाषा में लिखी गई थी। आप इसे याद रखें। गौड़वाड़ी भाषा में लिखी हुई कौन सी किताब है? हमारे बिसलदेव रासो। किसने? नरपति नाल ने। गोडवाड़ी बोली क्या? मारवाड़ी बोली की एक उपबोली होती है और ये हमारे बाली पाली और आहोर जालोर के बीच में बोली जाती है। तो गोडवाड़ प्रदेश की बात करें तो हमारा जालोर पाली वाला एरिया है, वो एरिया भी हमारे क्या गोडवाड़ प्रदेश माना जाता है। तो आप याद रखें गोडवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ये हमारे बाली पाली और आहोर जालोर के बीच में बोली जाती है। और इसी भाषा में हमारी नरपति नाल ने बिसल देव रासो नामक पुस्तक लिखी है। अगले शासक आते हैं हमारे कौन? अपर गंगे। अपर गंगे की बात करें, अगले शासक आते हैं कौन? बिसल देव के बाद में विग्रहराज चतुर्थ के बाद में कौन आते हैं हमारे?
अपर गंगे। अपर गंगे की बात करें, इनका शासन था अपर गंगे विग्रहराज चतुर्थ का ही बेटा था। आप इसे याद रखेंगे, विग्रहराज चतुर्थ का बेटा कौन था? अपर गंगे। बात करें इनकी तो पदच्युति मतलब पद कब छोड़ा उसकी बात करें तो उसे जगदेव के बेटे पृथ्वीराज द्वितीय ने, क्या उसे जगदेव के बेटे पृथ्वीराज द्वितीय ने राजा के पद से हटाया था और पृथ्वीराज द्वितीय राजा बन गया था। अगले शासक आते हैं हमारे पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में बात करते हैं तो उनके संबंध में एक अभिलेख है, हाँसी का अभिलेख। उनकी बात करें 1167 का। तो इस अभिलेख के अनुसार पृथ्वीराज द्वितीय ने हाँसी हरियाणा में एक किले का निर्माण करवाया था। आप इसे याद रखेंगे। इस अभिलेख के अनुसार हमारे जो पृथ्वीराज द्वितीय थे उन्होंने हाँसी हरियाणा में एक किले का निर्माण करवाया था और वहां पर अपने मामा गुहिल किल्हण को नियुक्त किया था। किसे? गुहिल किल्हण को वहां पे नियुक्त किया था। अगला अभिलेख आता है हमारे 1168 का। कौन सा? धौड़ अभिलेख। धौड़ अभिलेख की बात करें तो भीलवाड़ा के धौड़ अभिलेख जो हमारे कहा रूठी रानी मंदिर और शिव मंदिर के पास में, जो धौड़ अभिलेख की बात करें रूठी रानी मंदिर और शिव मंदिर के पास में, उसके अनुसार पृथ्वीराज द्वितीय ने अपना राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था। क्या पृथ्वीराज द्वितीय ने अपना जो राज्य था वो बाहुबल से प्राप्त किया था? और इस अभिलेख में पृथ्वीराज द्वितीय की एक रानी सुहाव देवी का नाम मिलता है, जिसे क्या है रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वीराज द्वितीय की रानी थी कौन? सुहाव देवी। इस नाम से मिलता है, जिन्हें क्या रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। एक हमारे सुहेश्वर मंदिर है। सुहेश्वर मंदिर की बात करें तो पृथ्वीराज द्वितीय ने मेणाल जो भीलवाड़ा है उसमें सुहेश्वर मंदिर मतलब भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया था। सुहेश्वर मंदिर मतलब भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? मेणाल भीलवाड़ा में पृथ्वीराज द्वितीय ने। अगले शासक आते हैं मेरे कौन से? सोमेश्वर। सोमेश्वर की बात करें, बचपन की बात करें तो सोमेश्वर का बचपन क्या है? गुजरात में बीता था। सोमेश्वर का बचपन क्या गुजरात में बीता था, जहां उनके नाना चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल चालुक्य ने उन्हें संरक्षण दिया था। किसने? हमारे चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल चालुक्य ने उन्हें संरक्षण दिया था। विजय की बात करें तो सोमेश्वर ने कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। कोंकण के राजा थे हमारे मल्लिकार्जुन, तो उनको हराया था किसने? सोमेश्वर ने, जो हमारे गुजरात के राजा कुमारपाल चालुक्य का शत्रु था। जो गुजरात के राजा थे हमारे कुमारपाल चालुक्य, उनका शत्रु था कौन? मल्लिकार्जुन। उसको हराया था हमारे किसने? सोमेश्वर ने। विवाह की बात करें तो सोमेश्वर का विवाह चेदी जो हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है तो चेदी के राजा अचल राज कलचुरी की बेटी हमारी वो राजकुमारी कर्पूरी देवी के साथ हुआ था। आप इसे याद रखेंगे। सोमेश्वर का विवाह किससे होता है? चेदी वंश के राजा अचल राज कलचुरी की बेटी हमारी कौन? राजकुमारी कर्पूरी देवी के साथ हुआ था, जो हमारे पृथ्वीराज तृतीय की माता बनती है। किसकी? पृथ्वीराज तृतीय की माता बनती है। फिर स्थापत्य और कला की बात करें तो सोमेश्वर ने अजमेर में, क्या सोमेश्वर ने अजमेर में अपनी और अपने पिता अर्णोराज की मूर्तियां लगवाई थी। अपनी और अपने पिता अर्णोराज की मूर्तियां लगवाई अजमेर में, जो हमारे चौहान शासकों की मूर्ति कला के प्रति रुचि को दिखाती है। तो इन्होंने क्या किया? सोमेश्वर ने खुद की भी लगवाई, साथ ही साथ अपने पिता अर्णोराज की मूर्ति भी लगवाई थी। बात करें उन्होंने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने क्या? अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिससे भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्तियां लगी हुई है। तो वैद्यनाथ मंदिर की बात करें तो वैद्यनाथ मंदिर में भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्तियां लगी हुई है। बिजोली अभिलेख की बात करें 1170 के तो सोमेश्वर के शासनकाल में बिजोली अभिलेख तो भीलवाड़ा में है, तो उसको लगवाया था कब? 1170 में। कब? सोमेश्वर के शासनकाल में ही लगवाया गया था। और इस अभिलेख के अनुसार सोमेश्वर ने पार्श्वनाथ मंदिर जैन मंदिर है जो, तो पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक एक गांव दान में दिया था। क्या? पार्श्वनाथ मंदिर को हमारे रेवणा नामक एक गांव दान में दिया था। इसमें सोमेश्वर को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई है। जो हमारे बिजोलिया अभिलेख है तो बिजोलिया अभिलेख में सोमेश्वर को क्या प्रताप लंकेश्वर नामक एक उपाधि दी गई है। अब बात करें बिजोलिया अभिलेख की तो बिजोलिया अभिलेख जो 1170 का है, इससे हमें और कौन कौन सी जानकारियां मिलती है जो भीलवाड़ा में लगा हुआ है। उत्खनन की बात करें तो यह अभिलेख हमारे दिगंबर जैन लोलाक के द्वारा पार्श्वनाथ मंदिर के बाहर लगवाया गया है। किसने? तो हमारे दिगंबर जैन कौन थे? लोलाक। उनके द्वारा पार्श्वनाथ मंदिर के बाहर लगवाया गया था, जिसकी रचना किसने की थी? गुणभद्र ने। तो बिजोला अभिलेख की रचना किसने की थी? गुणभद्र ने की थी। लेखन की बात करें तो इसे केशव ने लिखा था। उत्कीर्णकर्ता की बात करें तो इसे गोविंद के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। किसके द्वारा? गोविंद के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। प्रशासनिक जानकारी की बात करें तो ये अभिलेख क्या उस समय के प्रशासनिक विभाजन की जानकारी देता है। जैसे देश बड़ा होता है, फिर उससे छोटा पत्तन, फिर पुर, फिर पल्ली, फिर ग्राम, इस प्रकार के प्रशासनिक विभाजन के बारे में जानकारी देता है। आपको पता होना चाहिए उस समय क्या देश सबसे बड़ा होता था, उससे छोटा पत्तन, फिर हमारे पुर, फिर पल्ली और सबसे छोटी इकाई प्रशासनिक इकाई क्या होती थी? ग्राम। अभिलेख की बात करें, अभिलेख के अनुसार मुख्य बिंदुओं की बात करें तो चौहान वत्स क्या है? गोत्रीय ब्राह्मण है।
इसके अनुसार अभिलेख, जो हमारा बिजोलिया अभिलेख है, तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार क्या है, चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। यह ब्राह्मण उत्पत्ति सिद्धांत का प्रमुख स्रोत माना जाता है। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ये हम देख रहे हैं बिजोलिया अभिलेख से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है। तो वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। सोमेश्वर ने पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव दान दिया था। और ये हमारे शैव और जैन तीर्थों की जानकारी देता है। जैसे हमारे बिजोलिया को क्या कहते थे, विजयावल्ली, उपरमाल को उत्तमाद्री, मांडल को मंडलगढ़, नागदा को नागरद, सांबर को शाकंबरी, नागौर को अहिछत्रपुर, नाडोल नड्डुल, जालोर को जबालीपुर और बीनमाल को श्रीमाल। तो ये हमारे पुराने नाम है इन क्षेत्रों के। तो ये जानकारी में हमें बिजोलिया अभिलेख से ही मिलती है। बात करें अगले शासक आते कौन, हमारे पृथ्वीराज तृतीय, जो इन्हें पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है, जिनका शासन 1177 से 1192 तक रहा था। प्रारंभिक जीवन और संरक्षणकर्ता की बात करें तो पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम सोमेश्वर था और माता का नाम क्या था, कर्पूरी देवी। वे 11 वर्ष की आयु में ही राजा बन गए थे। 11 वर्ष की छोटी आयु में क्या राजा बन जाते हैं। और उनकी माता थी कर्पूरी देवी, उनकी संरक्षिका बन जाती है, जिन्होंने कुशलता से क्या राज्य का संचालन किया था। प्रारंभिक विद्रोह के दमन की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने चचेरे भाइयों तो नागार्जुन और अपर गंगे इनके विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया था। बात करें हमारे नागार्जुन की, जिसने हमारे गुरुग्राम हरियाणा को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। किसने, नागार्जुन ने। तो नागार्जुन को और अपर गंगे के जो विद्रोह है उनको सफलतापूर्वक दबाया था किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। तो शुरुआत में विद्रोह का दमन किया था। फिर बंडानक विद्रोह की बात करें 1182 का, 1182 ईस्वी में उन्होंने मथुरा, अलवर और भरतपुर क्षेत्रों में, क्या मथुरा, अलवर और भरतपुर क्षेत्रों में बंडानक जनजाति है उनके विद्रोह को दबाया था 1182 में। इसकी जानकारी जिनपति सूरी जो जैन है उनकी पुस्तक से मिलती है। जिनपति सूरी की पुस्तकों से मिलती है इसके बारे में जानकारी। उपाधियों की बात करें तो इन्हें राय पिथौरा, मतलब दिल्ली के राय पिथौरागढ़ के किले की वजह से, दिल्ली के राय पिथौरागढ़ किले की वजह से इन्हें राय पिथौरा और दल पुंगल मतलब विश्व विजेता या सेना का विजेता जैसी उपाधियां दी जाती है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारा राय पिथौरा और दल पुंगल की उपाधि किसे दी गई है, तो हमारी पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चौहान को ये उपाधि दी जाती है। अगला युद्ध आता हमारा महोबा का युद्ध। युद्ध कौन सा, महोबा का युद्ध, ये 1182 में युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध हमारे पृथ्वीराज चौहान और महोबा के चंदेल राजा परमादिदेव चंदेल के बीच में हुआ था। किनके के बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान और महोबा के चंदेल राजा परमादिदेव चंदेल के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। इस युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और परमादिदेव चंदेल को हार का सामना करना पड़ा था। पृथ्वीराज चौहान ने परवंज राय को महोबा का प्रशासक नियुक्त किया। फिर जो हमारे पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान जीतते जाते हैं, तो पंजवन राय थे, पंजवन राय को हमारे महोबा का प्रशासक नियुक्त करते हैं। परमादिदेव चंदेल के प्रसिद्ध सेनापति थे हमारे कौन, आला और उदल। तो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। जो हमारा आला और उदल है यार महोबा के युद्ध के लिए जाने जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्रसिद्ध सेनापति थे आला उदल किसके, परमादिदेव चंदेल के। बात करें युद्ध की, युद्ध हुआ ही क्यों, परमादिदेव चंदेल ने पृथ्वीराज चौहान के जो घायल सैनिक है उनको मरवा दिया था। क्यों, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के जो घायल सैनिक थे उनको परमादित्य चंदेल ने मरवा दिया था, जिसने क्या युद्ध को भड़का दिया। अगला युद्ध आता हमारे कौन सा, नागौर का युद्ध। अगला युद्ध कौन सा था, नागौर का युद्ध, हमारे 1184 में होता है। उसकी बात करें तो ये युद्ध हमारे पृथ्वीराज चौहान और गुजरात के चालुक्य राजा भीमदित्य चालुक्य के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में, गुजरात के राजा हमारे चालुक्य राजा कौन थे, भीमदित्य और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है कौन सा, नागौर का युद्ध। और इस युद्ध में जगदेव प्रतिहार ने क्या, इस युद्ध में जगदेव प्रतिहार ने पृथ्वीराज चौहान और भीम चालुक्य द्वितीय इनके बीच में संधि करवा दी थी, मेल मिलाप करवा दिया था कि लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। बात करिए हमारे नागौर का युद्ध हुआ ही क्यों था, तो दोनों राजा क्या है अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए युद्ध हुआ। फिर चौहान और चालुक्य के बीच में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। फिर पृथ्वीराज चौहान और भीम द्वितीय, क्या पृथ्वीराज चौहान और भीम द्वितीय चालुक्य दोनों के आबू मतलब सिरोही की परमार वंश की राजकुमारी थी हमारी कौन, इच्छिनी देवी, उससे विवाह करना चाहते थे। तो पृथ्वीराज चौहान भी शादी करना चाहते थे इच्छिनी देवी से, तो भीम द्वितीय भी शादी करना चाहते थे किससे, इच्छिनी देवी से। और ये कौन थी हमारी जो आबू सिरोही है उसके परमार वंश की राजकुमारी थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह कर लिया था, जिससे हमारे क्या चालुक्य क्रोधित हो गए कि हमारे पृथ्वीराज चौहान सबसे शादी करेंगे तो हम किससे करेंगे। फिर आते हमारे चौहान गढ़वाल विवाद, ये भी हमारी शादी को लेकर विवाद होता है। उसकी बात करें तो पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है उसके गढ़वाल राजा जयचंद के बीच में गंभीर विवाद हुआ। क्या, किस किस के बीच में, एक तुम्हारे पृथ्वीराज चौहान थे
और एक उत्तर प्रदेश के कन्नौज के जो हमारे गढ़वाल राजा थे जयचंद, इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, गंभीर विवाद, जिसे चौहान गढ़वाल विवाद कहते हैं या चौहान गढ़वाल विवाद भी इसे कहते हैं। अब ये विवाद क्यों हुआ? इसमें बड़ा कारण तो दिल्ली था। बड़ा कारण तो क्या था? दिल्ली का था, मतलब दिल्ली का उत्तराधिकार को लेके विवाद हुआ। तो दिल्ली का उत्तराधिकारी बनने के लिए चौहान, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में तनावपूर्ण संबंध थे कि दिल्ली का राजा कौन बनेगा। पराशर विद्रोह की बात करें तो जयचंद पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ परमादिदेव चंदेल की सहायता कर रहा था। क्या परमादिदेव चंदेल थे जिसका महोबा का युद्ध हुआ था? उस युद्ध में हमारे जयचंद क्या पृथ्वीराज के खिलाफ परमादिदेव चंदेल की सहायता कर रहा था। और संयोगिता के अपहरण की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जयचंद की बेटी संयोगिता का अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद उससे विवाह कर लिया। यह विवाद का तात्कालिक और सबसे प्रसिद्ध कारण बना था, जिसकी वजह से क्या दोनों के बीच में विवाद गहरा हो गया था। बात करें दशरथ शर्मा का मत। दशरथ शर्मा क्या कहते हैं? दशरथ शर्मा की एक पुस्तक थी द अर्ली चौहान डायनेस्टी, उसमें पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी को एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया था कि ये बात बिल्कुल सही है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का प्रेम विवाह हुआ था। फिर आता हमारा प्रसिद्ध तराइन का प्रथम युद्ध, जो बार 1194 में होता है, तराइन का प्रथम युद्ध। तो इस युद्ध यह युद्ध क्या है? पृथ्वीराज चौहान और गजनी के शासक मोहम्मद गोरी के बीच में। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और गजनी के शासक थे हमारे मोहम्मद गोरी, इन दोनों के बीच में 1191 ईस्वी में हरियाणा के तराइन नामक जगह पे ये युद्ध लड़ा गया था। हरियाणा के कहा? तराइन नामक स्थान पे ये युद्ध लड़ा गया था। परिणाम की बात करें तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की शानदार जीत होती है। तराइन के पहले युद्ध में क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान की शानदार जीत होती है और मोहम्मद गोरी पूरी तरह से हार जाता है। गोविंदराज तोमर की भूमिका की बात करें इस युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में गंभीर रूप से घायल कर दिया था। तो बहुत बढ़िया युद्ध लड़ाई किसने? हमारे गोविंदराज तोमर ने, और इन्हीं के युद्ध की वजह से हमारे मोहम्मद गोरी घायल हो जाता है। अब बात करें तराइन का प्रथम युद्ध हुआ ही क्यों, मतलब युद्ध के क्या कारण थे? पहला कारण आता है मोहम्मद गोरी क्या अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। जब भी युद्ध का कारण पूछा जाए तो आपको पहला कारण तो यही बताना है कि हमारे सभी राजा क्या अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए युद्ध हुआ करते थे। गजनी के शासकों और चौहानों के बीच में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। क्या गजनी के शासकों और चौहानों के बीच में क्या लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी, इसलिए युद्ध हुआ। तात्कालिक कारण की बात करें तो मोहम्मद गोरी ने तबरहिंद पर अधिकार कर लिया था। क्या मोहम्मद गौरी ने क्या किया? तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था, जो पृथ्वीराज के क्षेत्र के बहुत पास में था। तो पृथ्वीराज चौहान डर जाता है कि यदि ये आगे बढ़ा तो मेरे राज्य को भी खतरा है, इसलिए युद्ध होता है। और तबर हिंद की बात करें तो वर्तमान बठिंडा जो पंजाब है वो हमारे तबर हिंद का एरिया है। तो ये हमारा तात्कालिक कारण बनता है तराइन के प्रथम युद्ध का। तो मोहम्मद गौरी जिंदा बच जाता है, इसी वजह से तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी का। तो ये युद्ध हमारे पृथ्वीराज चौहान और गजनी के शासक मोहम्मद गौरी के बीच में 1192 ईस्वी में तराइन में लड़ा गया था, हरियाणा के। परिणाम की बात करें तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की निर्णायक जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है। गिरफ्तारी और मृत्यु की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान को सिरसा जो हरियाणा है उसके पास में सरस्वती नामक स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं पे उनकी हत्या कर दी गई थी। जब पृथ्वीराज चौहान को सिरसा जो हरियाणा है उसके पास में सरस्वती नामक एक जगह है, वहां पे गिरफ्तार किया गया, साथ ही साथ क्या वहां पे उनकी हत्या भी कर दी गई थी। लेकिन हसन निजामी जो है वो कुछ और ही बात कहते हैं। उनकी बात करें हसन निजामी का मत क्या कहता है? इतिहासकार हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने कुछ दिन तक हमारे मोहम्मद गोरी के अधीन शासन किया था और इस बात का वर्णन हसन निजामी की पुस्तक ताज उल मासिर में मिलता है। हसन निजामी की पुस्तक है ताज उल मासिर, उसमें ये बताया गया है कि हमारे सरस्वती नामक स्थान से उनकी हत्या नहीं की गई, बल्कि हमारे मोहम्मद गोरी उनको माफ कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान कुछ दिनों तक मोहम्मद गोरी के अधीन ही हमारे अजमेर में शासन करते हैं। अब हम बात करते हैं तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, तो उनके क्या क्या कारण थे कि जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। पहला कारण आता हमारे पड़ोसी राज्यों से मतभेद। तो पृथ्वीराज चौहान के अपने पड़ोसी जो राजपूत राज्य हैं उनके साथ मतभेद थे। पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? अपने पड़ोसी राजपूत राज्य जिसमें खासकर गढ़वाल, क्या गढ़वालों के साथ क्या मतभेद थे। इसी वजह से क्या हुआ, किसी भी राजा ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की। फिर सैन्य शक्ति के विभाजन की बात करें तो तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना मोहम्मद गौरी की सेना की तुलना में बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने सेनापति के अन्य सीमाओं पे लड़ाई करने में व्यस्त थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के सेनापति के अन्य सीमाओं पर लड़ाई करने के लिए व्यस्त थे। इसी वजह से तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पास क्या है, मोहम्मद गौरी से लड़ने के लिए सेना बहुत कम बची थी। पर्याप्त समय की बात करें, तराइन के पहले युद्ध में हमारे मोहम्मद गौरी हार जाता है। तो हार की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को युद्ध की तैयारी करने का पर्याप्त समय दे दिया था।
इसीलिए मोहम्मद घोरी दूसरे युद्ध में पूरी शक्ति के साथ हमारे आक्रमण करता है। फिर घोरी की कूटनीति की बात करें तो मोहम्मद घोरी क्या है, कुशल सेनापति और कूटनीतिज्ञ था। उसने अपनी कूटनीति और युद्ध नीति से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। कैसे? उसने क्या किया, अपनी कूटनीति और युद्ध रणनीति से क्या पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। सैन्य रणनीति में अंतर की बात करें तो तुर्कों ने घोड़ों और हल्के हथियारों का प्रभावी रूप से प्रयोग किया था। क्या? तुर्कों ने घोड़ों और हल्के हथियारों का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था, जबकि हमारे राजपूतों ने हाथियों और भारी भरकम जो हथियार थे इनका प्रयोग किया था, जो त्वरित युद्धाभ्यास में कम प्रभावित होते। मतलब फटाफट यदि युद्ध लड़ना हो तो हथियार हल्के होने चाहिए और घोड़े होने चाहिए। देखिए राजपूत क्या शाही अंदाज में हमारे हाथियों पे चलते थे और भारी भारी हथियार लेके चलते थे, तो फटाफट वाले युद्ध में वो काम नहीं आते। बात करें तराइन के दूसरे युद्ध के राजनीतिक प्रभाव, मतलब इसके क्या क्या परिणाम निकले या क्या महत्व था उसकी बात करें तो इससे क्या होता है, तुर्क शासन का मार्ग प्रशस्त होता है। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद में मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारियों ने, जो हमारे मोहम्मद गोरी थे उनके उत्तराधिकारियों के लिए क्या भारत में राज करना बहुत ज्यादा आसान हो गया था, और ये भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ रहा है। राजपूत शक्ति के पतन की बात करें तो राजपूतों की उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षा समाप्त हो जाती है। जब हमारे पृथ्वीराज तृतीय हार जाते हैं तो इसी के साथ हमारे राजपूतों की उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, ये समाप्त हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी हिंदू राजपूत या हिंदू राजा दोबारा दिल्ली पर शासन नहीं कर पाते। एक बार है हमारे हेमू है, वो शासन करता है, लेकिन वो भी कुछ ही समय तक के लिए करता है। फिर विदेशी शासन की शुरुआत की बात करें तो भारत में विदेशी जो हमारा तुर्क मुस्लिम शासन है का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले तुर्की आते हैं, फिर मुस्लिम, मतलब जो हमारे अकबर वाली बात है वो आते हैं, जो हमारे 1947 तक चलते हैं। मतलब पहले तुर्की आते हैं, फिर मुगल आते हैं, तो ये हमारा शासनकाल चलता रहता है, जो भारत की आजादी के साथ ही खत्म होता है। तो ये हमारे तराइन के दूसरे युद्ध के राजनीतिक प्रभाव थे। अब बात करेंगे तराइन के दूसरे युद्ध के सांस्कृतिक प्रभाव, मतलब महत्व और परिणाम की बात करें तो तुर्क शासन की स्थापना के साथ में भारतीय कला और संस्कृति पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो भारत में इंडो इस्लामिक नामक एक सांझी संस्कृति का उदय होता है। भारत में क्या होता है, इंडो इस्लामिक नामक एक सांझी संस्कृति का उदय होता है, जिसके प्रभाव क्या हमारी स्थापत्य कला, साहित्य, संगीत और चित्रकला में भी देखने को मिलते हैं। भारत में सूफी और भक्ति आंदोलन इसी टाइम से शुरू माने जाते हैं, जिन्होंने क्या सामाजिक समरसता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया था। तो ये तो हमारे तराइन के दूसरे युद्ध के सकारात्मक प्रभाव रहे। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो तुर्कों ने हिंदू मंदिरों, बौद्ध मतों को तोड़ दिया। हिंदू तुर्कों ने क्या किया, हिंदू मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ दिया, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति का काफी नुकसान हुआ। 1200 के दशक में बौद्ध संस्कृति भारत से लगभग धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तुर्क आक्रमणकारियों ने प्राचीन विद्या केंद्र जैसे हमारे नालंदा और विक्रमशिला थी, उनको नष्ट कर दिया, जिससे हमारी शिक्षा का पतन होता है। तो हमारे तुर्क आक्रमणकारी थे, उन्होंने क्या किया, प्राचीन विद्या केंद्र थे हमारे नालंदा और विक्रमशिला, इसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जिससे शिक्षा का काफी ज्यादा पतन होता है। अब हम देखेंगे पृथ्वीराज चौहान हार तो जाते हैं, लेकिन उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कला और संस्कृति विभाग की स्थापना की थी। किसकी? कला और संस्कृति विभाग की स्थापना की थी। और इस विभाग का मंत्री किसे बनाया? पद्मनाभ को। आपसे याद रखेंगे, इस विभाग का मंत्री किसे बनाया गया? पद्मनाभ को मंत्री बनाया गया। उन्होंने दिल्ली के पास में पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था, इसलिए उन्हें राय पिथौरा कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय को क्या राय पिथौरा कहा जाता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल्ली के पास में पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था। बात करें उनके दरबारी विद्वानों की तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? एक थे हमारे चंद्रबरदाई, उनकी पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो। चाणक्य की बात करें, उनकी पुस्तक थी पृथ्वीराज विजय। एक बागेश्वर जनार्दन थे, एक विद्यापति गौड़ थे। तो हमारे ये कुछ विद्वान थे, जैसे हमारे विश्वरूप और आशाधर, या विश्वरूप और आशाधर। तो हमारे 6 विद्वान हमारे क्या पृथ्वीराज चौहान के समय के विद्वान माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे चंद्रबरदाय थे, उनकी पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो। दूसरे हमारे जयानक थे, जिनकी पुस्तक थी विजय पृथ्वीराज विजय। तीसरे हमारे बागेश्वर जनार्दन, और एक हमारे विद्यापति गौड़, विश्वरूप राशाधर। अब हम देखेंगे पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन करके देखें कि पृथ्वीराज चौहान किस प्रकार के शासक थे। तो पृथ्वीराज चौहान पर अपरिपक्व सेनापति और अदूरदर्शी राजा होने का आरोप लगाया जाता है कि एक तो वो कैसा सेनापति था, कैसा अपरिपक्व, और दूर राजा कैसा था, अदूरदर्शी। इसके बारे में बात करें तो इसका बात का खंडन किया गया है। कैसे? ये आरोप पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आरोप कई बार लगाया जाता है, लेकिन आरोप क्या पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि तराइन के दूसरे युद्ध से पहले पृथ्वीराज चौहान को किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा था, अतः उन्हें अपरिपक्व सेनापति तो नहीं कहा जा सकता। फिर दुश्मन मोहम्मद गोरी की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करता। क्या? दुश्मन
कि भारतीय सेना पे आक्रमण नहीं करना और माफी मांगने पर दुश्मन को छोड़ देना उस समय के जो भारतीय संस्कृति थे उसके आदर्श थे। और पृथ्वीराज चौहान भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था, इसीलिए उसे अदूरदर्शी भी नहीं कह सकते। हालांकि देखिए पृथ्वीराज चौहान की हार ने, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं तो उनकी हार ने भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया, लेकिन फिर भी मध्यकालीन भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते और उन्हें क्या महान योद्धा, अंतिम हिंदू सम्राटों में एक के रूप में याद किया जाता है। बात करें हमारे पृथ्वीराज चौहान के मंत्रियों की, पृथ्वीराज चौहान के मंत्री कौन कौन थे? एक थे हमारे कदमवास, जिन्हें केमास भी कहते हैं, भुवनमल, स्कंद, वामन और सोड, ये हमारे पृथ्वीराज चौहान के मंत्री थे। अगले राजा आते हैं कौन? हमारे गोविंदराज। क्या अगले राजा आते हैं हमारे कौन? गोविंदराज। गोविंदराज की बात करें, इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद गोविंदराज ने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली और अजमेर का राजा बन जाता है कौन? गोविंदराज। गोविंदराज को हटाया गया उसकी बात करें तो गोविंदराज के चाचा हरिराज ने गोविंदराज को राजा के पद से हटा दिया था। तो गोविंदराज के चाचा थे हरिराज, तो उन्होंने क्या किया? गोविंदराज को राजा के पद से हटा दिया और खुद अजमेर का राजा बन जाता है, या खुद हमारे अजमेर का राजा बन जाता है। फिर रणथंभौर के संस्थापक की बात करें तो राजा के पद से हटाए जाने के बाद गोविंदराज कहाँ चला जाता है? रणथंभौर चला जाता है और वहां रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता कौन? गोविंदराज। फिर हरिराज की बात करें जो गोविंदराज के चाचा है उनकी बात करें तो उन्होंने क्या किया? दिल्ली पर आक्रमण किया। हरिराज ने क्या किया? दिल्ली पर आक्रमण किया। तो हरिराज ने अपने सेनापति चतुरराज को, क्या अपने सेनापति चतुरराज को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन चतुरराज को हार का सामना करना पड़ता दिल्ली से। हार और आत्महत्या की बात करें तो दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरिराज पर आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? हरिराज पर आक्रमण किया और उसे हरा दिया और युद्ध में हारने के बाद हरिराज ने क्या की? आत्महत्या कर ली थी। अजमेर पर तुर्कों के राज की बात करें तो हरिराज की मृत्यु के साथ ही अजमेर पर चौहानों का प्रत्यक्ष शासन समाप्त हो जाता है और तुर्क मतलब गुलामों का राज स्थापित हो जाता है। यह हमारे चौहान वंश के इतिहास का क्या है? एक व्यापक और व्यवस्थित विवरण है जिसमें हमारे महत्वपूर्ण घटनाओं, राजाओं के योगदान और विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों का समावेश है। तो हमने अजमेर के चौहानों के बारे में काफी डिटेल से देख लिया। अब हम देखेंगे हमारे रणथंभौर के चौहान के बारे में। कि रणथंभौर के चौहानों के बारे में देखें तो चौहानों का जो रणथंभौर के चौहान वंश है भारतीय इतिहास में अपनी वीरता, हट और दिल्ली सल्तनत के साथ उनका जो संघर्ष है उसके लिए प्रसिद्ध है। जब रणथंभौर का चौहान वंश भारतीय इतिहास में अपनी वीरता, हट और दिल्ली सल्तनत के साथ उनका जो संघर्ष था उसके लिए प्रसिद्ध है। ये हमारे चौहानों की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा थी कौन सी? रणथंभौर के चौहान वंश की, जिसने हमारे अजमेर के पतन के बाद, अजमेर का पतन हो गया उसके बाद से अपनी शक्ति का केंद्र बना लिया था। अब हम देखेंगे रणथंभौर के चौहान वंश के कौन कौन से राजा थे उनकी बात करें तो पहले राजा थे हमारे गोविंदराज जो इसके संस्थापक थे। फिर वालन, प्रहलादन, वीर नारायण, बागभट्ट, जेत्र सिंह और अंतिम राजा कौन थे? हमारे हमीरदेव चौहान, जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं। एक एक करके इनके बारे में देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले राजा कौन आते? हमारे गोविंदराज। गोविंदराज ने स्थापना की बात करते हैं तो 1194 में गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। चौहान राज्य की स्थापना कौन करता? हमारे गोविंदराज। कब? 1194 में। संबंध की बात करें तो अजमेर के प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज तृतीय मतलब पृथ्वीराज चौहान का ही बेटा था कौन? गोविंदराज। अजमेर पर तुर्कों के अधिकार के बाद गोविंदराज ने रणथंभौर में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। अगले राजा कौन आते हैं? वालन। वालन की बात करें तो ये भी हमारे रणथंभौर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमुख राजा रहे हैं। प्रहलादन की बात करें तो ये भी हमारे प्रमुख राजा रहे थे रणथंभौर के। फिर आते हैं हमारे वीर नारायण। वीर नारायण की बात करें तो वह हमारे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश, ये इनकी बात करें तो ये हमारे क्या है? दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं कौन? वीर नारायण। ये हमारे रणथंभौर के चौहानों और दिल्ली सल्तनत के बीच में प्रारंभिक संघर्ष को दिखाता है कि हमारे शुरू में रणथंभौर के चौहान और दिल्ली दोनों में काफी लड़ाइयां हुई है। अगले शासक आते कौन? हमारे वाघभट्ट। वाघभट्ट की बात करें तो दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने, या दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, लेकिन वाघभट्ट के जो कुशल नेतृत्व की वजह से नासिरुद्दीन महमूद को सफलता नहीं मिली थी। आप इसे याद रखेंगे। दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने क्या किया? रणथंभौर पर खूब सारे हमले किए, लेकिन वाघभट्ट वहां पे बैठा था तो वाघभट्ट ने क्या? वाघभट्ट के कुशल नेतृत्व की वजह से नासिरुद्दीन महमूद को सफलता नहीं मिलती है। और ये हमारे रणथंभौर के किले की अभेद्यता को दिखाता है कि रणथंभौर के किलों को कोई भी भेद नहीं सकता। अगले शासक आते कौन? हमारे जेत्र सिंह। जेत्र सिंह की बात करें तो जेत्र सिंह ने 32 वर्षों तक रणथंभौर में शासन किया था। कितने? 32 वर्षों तक रणथंभौर में शासन किया था। उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने बेटे जो हमीरदेव चौहान थे उनको राजा बना दिया था, जो उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है।
और ये एक दुर्लभ प्रथा थी जहां राजा जीवित रहते हुए अपना उत्तराधिकारी को अपना अधिकार सौंप देता है। तो अगले राजशासक कौन बनते हैं हमारे? हमीरदेव चौहान। आप इसे याद रखेंगे, जेत्र सिंह ने 32 वर्षों तक रणथंभौर में शासन किया था, इसलिए उनके 32 खंभों की छतरी है। अगले शासक का नाम आते हैं हमारे हमीरदेव चौहान। उनकी बात करें तो इनका शासन था 1282 से 1301 तक। हमीरदेव चौहान हमारे रणथंभौर के चौहान वंश के सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक रहे हैं। या चौहान वंश के सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक रहे कौन? हमीरदेव चौहान। सैन्य विजयों की बात करें तो उन्होंने अपने शासनकाल में 17 में से 16 युद्ध जीते थे। कितने? 17 में से 16 युद्ध जीते थे, जो उनकी असाधारण सैन्य क्षमता को दिखाता है। उन्होंने कई राजाओं को हराया था। हमारे पृथ्वीराज हमीरदेव चौहान ने क्या कई राजाओं को हराया था, जैसे हमारे समर सिंह जो मेवाड़ के राजा थे, प्रताप सिंह जो आबू सिरोही के राजा थे, भोज परमार द्वितीय जो हमारे क्या धार नगरी मालवा मध्य प्रदेश के राजा थे, उनको हराया था। तो मालवा की राजधानी क्या थी? धार नगरी हुआ करती थी, उनको हराया था। तो हमारे कई राजा थे जिनको हराया था हमारे किसने? हमीरदेव चौहान। फिर बात करें 1290 और 1292 में, जो हमारे दिल्ली के शासक थे कौन? जलालुद्दीन खिलजी, जो हमारे रणथंभौर पे आक्रमण करते हैं। तो दिल्ली के हमारे सुल्तान थे जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार 1290 और 1292 में आक्रमण किया था। और बात करें इन दोनों आक्रमणों की, तो इन दोनों ही आक्रमणों में जलालुद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिली, मतलब उनको हार का सामना करना पड़ा था। अपनी विफलता के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने एक प्रसिद्ध बात कही थी, कई बार परीक्षाओं में आता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने क्या बात कही थी कि मैं ऐसे 10 किलो को, जो रणथंभौर का किला है उस किले के लिए कहते हैं कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जो ये कथन क्या उनकी कुंठा और रणथंभौर की शक्ति को दिखाता है कि वो जीत नहीं पाया तो लोमड़ी के अंगूर खट्टे हैं, तो ऐसी बातें ही कहता है। फिर आमिर खुसरो ने अपनी किताब मिफ्ता उल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के इन आक्रमणों की जानकारी दी थी कि जलालुद्दीन खिलजी ने हमारे रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया, 1290 और 1292 में। फिर हमारे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की बात करते हैं 1301 में, जो रणथंभौर आक्रमण था उसकी बात करें। सबसे पहले कारण की, क्यों किया गया ये आक्रमण? सबसे पहले आता कारण में साम्राज्यवादी विस्तार। तो दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। क्या? दिल्ली का शासक था हमारा अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और रणथंभौर उसके मार्ग में एक बाधा के रूप में था। रणनीतिक महत्व की बात करें तो रणथंभौर का किला दिल्ली से गुजरात या फिर मालवा मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। मतलब रणथंभौर का किला क्या है? दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से मालवा, मतलब मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यापारिक जो मार्ग है उस मार्ग पे स्थित है, जिससे इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिससे क्या इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर चाचा के बदले की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की रणथंभौर पर मिली जो विफलता थी, हार थी, इसका बदला लेना चाहता था। तात्कालिक कारण की बात करें तो अमीर का हट। अमीर दिल चौहान ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति थे कौन? मोहम्मद शाह और केहबरू। आप इसे याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के दो विद्रोही सेनापति थे, मोहम्मद शाह और केहबरू। इन दोनों को शरण दे दी थी किसने? मुहम्मद चौहान ने। तो हमारे अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि हमारे जो सेनापति है, विद्रोही सेनापति, इन दोनों को हम मुझे सौंप दे। तो लेकिन हमीर देव चौहान क्या कहते हैं कि शरणागत की रक्षा करना हमीर के हट और राजपूत परंपरा की प्रतीक था। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की मांग के बावजूद उन्हें सौंपने से मना कर दिया, साफ साफ कह दिया कि हम दोनों को नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि शरणार्थियों की सेवा करना, उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। फिर युद्ध की घटनाओं की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां और हमीर देव चौहान के सेनापति भीम सिंह के बीच में युद्ध हुआ। बात करें हमें अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां और हमीर देव चौहान के सेनापति भीम सिंह युद्ध में लड़ते हुए दोनों मारे जाते हैं। दोनों के सेनापति आपस में मारे जाते हैं। इस युद्ध में हमीरदेव चौहान के सेनापति रणमल और रतिपाल ने उनके साथ विश्वासघात किया था। किसने? रणमल और रतिपाल ने क्या है? हमारे हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात किया था। तो हर एक बड़े युद्ध में हमारे जो राजपूत राजा थे उनके साथ कहीं न कहीं विश्वासघात हुआ था। आप इसे याद रखेंगे, हमेशा कहीं न कहीं विश्वासघात हुआ था। इसी वजह से जो हमारे मुगल थे सफल हो पाए थे, नहीं तो नहीं हो पाते। जिससे क्या हमीर की स्थिति कमजोर हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन कौन थे? नुसरत खां, उलूग खां, अलप खां। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। कौन कौन थे सेनापति हमारे? नुसरत खां, उलूग खां और अलप खां। हमीर देव चौहान के सेनापति थे हमारे भीम सिंह और धर्म सिंह। कौन कौन? भीम सिंह और धर्म सिंह हमारे हमीर देव चौहान के सेनापति थे। इसी दौरान क्या होता है? हमारे रणथंभौर में साका होता है। कब? 1301 में। 1301 में रणथंभौर के साके की बात करें तो 1301 ईस्वी में रणथंभौर में साका हुआ था और ये राजस्थान का पहला साका था। साका क्या होता है? साका की बात करें तो जिस आक्रमण या युद्ध में, साके की बात करें, साके क्या होता है? जिस आक्रमण या युद्ध में
जोहर मतलब स्त्रियों के द्वारा आत्मदाह किया जाए, और केसरिया मतलब पुरुषों के द्वारा शाकाहारी वस्त्र पहन के युद्ध में वीर गति को प्राप्त किया जाए। तो दोनों एक साथ होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, साका। तो स्त्रियों के द्वारा तो क्या किया जाए, जोहर, और पुरुषों के द्वारा केसरिया किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, साका कहते हैं। जोहर की बात करें, जोहर किसने किया, तो हमीरदेव चौहान की रानी थी रंगदेवी, उसके नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने क्या जोहर किया था। और केसरी की बात करें तो हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने केसरी किया था और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब ये सब जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो प्राप्ति की बात करें तो अमीर खुसरो का वर्णन था। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतह, जिसे हमारे तारीख अलाई भी कहते हैं, इसमें हमारे इस जौहर के बारे में जानकारी दी थी। खजाइन उल फुतह में दी गई जौहर की जानकारी फारसी भाषा में जौहर की सबसे पहली जानकारी मानी जाती है। क्या फारसी भाषा में जौहर की पहली जानकारी मानी जाती है, कौन सी, खजाइन उल फुतह की जानकारी, जो हमारे क्या, जो रणथंभौर के जौहर के बारे में बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे अधिकार कर लिया और रणथंभौर के अपने सेनापति उलुग खां को सौंप दिया था। अमीर खुसरो ने क्या कहा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर जीतने के बाद अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। मतलब जो धर्म विरोधी क्षेत्र है, तो धर्म विरोधी क्षेत्र का घर क्या, अब इस्लाम का घर हो गया है। अब धर्म विरोधी क्षेत्र मतलब हमारे हमीरदेव चौहान के लिए कहा गया है। बात करें हमीरदेव चौहान की बेटी देवलदे की, तो देवलदे हमीरदेव चौहान की बेटी थी, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शत्रु सेना से बचने के लिए, देवलदे ने शत्रु सेना से बचने के लिए क्या, पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। किसमें, पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अब हम देखेंगे हमीरदेव चौहान की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। हमीरदेव चौहान ने श्रृंगार हार नामक एक किताब लिखी थी। ये किताब का नाम क्या है, श्रृंगार हार। किसने लिखी थी, हमीरदेव चौहान ने, जो उसकी विद्वता को दिखाती है। उन्होंने क्या किया, अपने पिता जयत्र सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल की याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, न्याय की छतरी भी कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि न्याय की छतरी किसे कहते हैं, तो ये हमारे जयत्र सिंह के न्यायकालिक जो हमारे 32 वर्षीय शासनकाल थे, उसकी याद में 32 खंभों की छतरी को हम क्या है, न्याय की छतरी भी कहते हैं। हमीरदेव चौहान ने कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था, आप इसे याद रखेंगे, हमीरदेव चौहान ने कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था, और इस यज्ञ के पुरोहित का नाम क्या था, विश्वरूप। विश्वरूप कौन था, हमारे इस यज्ञ के पुरोहित का नाम था। अब हम देखेंगे हमीरदेव चौहान के दरबारी विद्वान के बारे में। तो हमारे राघव देव, जो हमारे हमीरदेव चौहान के गुरु थे, एक थे हमारे बीजादित्य। हमारे दो क्या थे, हमीरदेव चौहान के दरबारी विद्वान थे, कौन, एक तो राघव देव थे जो हमारे हमीरदेव चौहान के गुरु थे, दूसरे कौन थे, बीजादित्य। अब हम हमीरदेव चौहान का मूल्यांकन करके देखें कैसे राजा थे, उनकी बात करें तो हमीरदेव चौहान पर कर बढ़ाने और हट के लिए युद्ध करने का आरोप लगाया जाता है। क्या, हमीरदेव चौहान पे क्या, कर बढ़ाने और हट के लिए युद्ध करने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन इन आरोपों से उन्हें मुक्त किया जा सकता, क्या, लेकिन क्या, इन आरोपों से उन्हें मुक्त किया जा सकता है कैसे, कर बढ़ाने की बात करें तो युद्ध के समय कर बढ़ाए जाते थे। जब भी युद्ध होता है तो सभी राज्यों में क्या, कर बढ़ाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि युद्ध के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती थी, और ऐसा सभी राजाओं के द्वारा किया जाता था, ऐसा नहीं केवल हमीर के द्वारा ही किया जाता था। हमीरदेव चौहान ने इससे पहले कभी कर नहीं बढ़ाया था, बिना युद्ध के कभी कर नहीं बढ़ाया, हमेशा युद्ध के समय ही कर बढ़ाया था। और हट के सम्मान की बात करें तो शरणागत की रक्षा करना, जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, तो वो शरणागत रूप में हमारे हमीरदेव चौहान के पास आते हैं, तो उनकी रक्षा करना उस समय की भारतीय संस्कृति का आदर्श था, और हमीरदेव चौहान भी अपने आदर्शों का ही पालन कर रहा था। बात करें हमीरदेव चौहान की, तो हमीरदेव चौहान की बहादुरी और शरणागत की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की भावना न केवल अविस्मरणीय बल्कि हमारी हमीरदेव चौहान को भारतीय इतिहास की प्रथम पंक्ति के योद्धाओं में भी खड़ा कर देती है। अमीरदेव चौहान के बारे में एक लाइन कही गई है जो आप याद रखेंगे, वो लाइन क्या है कि सिंह गमन सत्पुरुष वचन, सिंह गमन सत्पुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। तो आप इसे याद रखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, सिंह केवल एक रास्ते में एक ही बार चलता है, सिंह को कभी भी आप मुड़ के चलते हुए नहीं देखेंगे, सिंह जिधर भी चलता है एक बार सीधा चलता है, वापस घूम के नहीं आता है। और सत्पुरुष वचन मतलब सज्जन पुरुष एक ही बार वचन देते हैं, आप इसे याद रखेंगे। कदली फले एक बार, कदली मतलब केले का पेड़, तो केले में एक ही बार फल आता है, उसके बाद केले का पेड़ खत्म हो जाता है। उसी प्रकार स्त्री को भी एक ही बार तेल चढ़ता है, मतलब स्त्री का केवल एक ही बार विवाह होता है, और हमीर का हट भी एक ही बार होता है, जो दोबारा नहीं चढ़ता। तो ये कहा गया हमारे सिंगमन सत्पुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। अब बात करें हमारे झाइन की किले की, झाइन की किले की बात करें तो झाइन को रणथंभौर की कुंजी या रणथंभौर की चाबी कहा जाता था। क्यों,
क्योंकि इस पर अधिकार किए बिना रणथंभौर को जीतना लगभग असंभव था। सबसे पहले झाइन के किले को जीतना जरूरी था, उसके बाद ही आप रणथंभौर के किले को जीत सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने झाइन किले का नाम बदल के नौशहर कर दिया था। झाइन किले का नाम बदल के क्या है, हमारे नौशहर कर दिया था। आगे आते हैं हमारे कौन सी, नाडोल शाखा। नाडोलों की चौहान शाखा की बात करें तो नाडोल के चौहान वंश ने मारवाड़ क्षेत्र में अपनी एक स्वतंत्र शाखा स्थापित की थी। नाडोल के जो चौहान वंश थे उसने क्या किया, मारवाड़ क्षेत्र में अपनी एक स्वतंत्र शाखा स्थापित की थी, जो हमारे सांबर के चौहानों से अलग होकर विकसित हुई थी। जो चौहान थे हमारे कहाँ के, सांबर के, उनसे अलग होकर एक शाखा को विकसित किया था। अब नाडोल के चौहान वंश के कौन कौन से राजा थे उनकी बात करें। एक थे हमारे लक्ष्मण राज और एक थे हमारे कौन, केलन। लक्ष्मण राज और केलन के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे कौन, लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज की बात करते हैं। संबंध की बात करें तो लक्ष्मण राज हमारे अजमेर के चौहान वंश के राजा वाकपति राज का बेटा था। कौन था हमारे लक्ष्मण राज, अजमेर के जो चौहान राजा थे जो हमने पढ़ा था उनके राजा थे वाकपति राज, उनका बेटा था। स्थापना की बात करें तो 960 ईस्वी में लक्ष्मण राज ने नाडोल पाली में चौहान राज्य की स्थापना की थी। कहाँ, नाडोल पाली में क्या चौहान राज्य की स्थापना की थी, किसने, लक्ष्मण राज ने। कुलदेवी मंदिर की बात करें तो लक्ष्मण राज ने नाडोल पाली में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। आप इसे याद रखेंगे, नाडोल पाली में आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण किसने किया, लक्ष्मण राज ने। और नाडोल क्षेत्र हमारे राजस्थान के पाली में स्थित है। बात करें अगले शासक थे हमारे कौन, केलन। केलन की बात करें तो युद्ध की बात करें तो केलन ने कायंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। केलन ने क्या किया, कायंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। वैवाहिक संबंध की बात करें तो केलन ने अपनी दो बेटियों का विवाह, केलन ने क्या किया, अपनी दो पुत्रियों का विवाह आबू के परमार राजा धारावर्ष से करवाया था। किससे, परमार राजा थे हमारे धारावर्ष, उनसे शादी करवाई किसकी, केलन ने अपनी दो बेटियों से की, जिससे नाडोल के चौहानों के क्षेत्रीय राज्यों से संबंध मजबूत हो गए थे। जालोर शाखा की बात करें तो केलन का छोटा भाई कीर्तिपाल चौहान था। कौन, कीर्तिपाल चौहान था, जिसने बाद में जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की थी, जो नाडौल शाखा से निकली एक और महत्वपूर्ण चौहान रियासत मानी जाती है। किसने, कीर्तिपाल चौहान ने इसकी शुरुआत की थी। तो हम देखते हैं जालोर के चौहान वंश के बारे में। जो हमारे सोनगरा शाखा है उसकी बात करें तो जालोर में चौहानों की सोनगरा शाखा का शासन था। आप इसे याद रखेंगे, जालोर में क्या था, चौहानों की सोनगरा शाखा का शासन था, जो अपने शौर्य और अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ जो उनके दृढ़ प्रतिरोध थे उसके लिए जानी जाती है। जालोर के नामकरण और भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक महत्व की बात करें। क्या जालोर के नामकरण और भौगोलिक महत्व की बात करें तो जालोर में चौहान वंश की सोनगरा शाखा का शासन था। आप इसे याद रखेंगे, जालोर में क्या था, चौहान वंश की सोनगरा शाखा का शासन था। ऋषि जाबाली के कारण जालोर को प्राचीन काल में जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था। आप इसे याद रखेंगे, ऋषि जाबाली के कारण क्या है, जालोर को प्राचीन काल में क्या जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था। और जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को जालोर कहा गया। या जाल वृक्षों की अधिकता की वजह से क्या इसे जालोर कहा गया था। जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पे स्थित है। जालोर किला कहाँ पे, सोनगिरी पहाड़ी पे, इसलिए यहाँ के चौहान क्या सोनगरा चौहान कहलाते थे। यहाँ के चौहान क्या सोनगरा चौहान कहलाते थे। जालोर के चौहान वंश के राजाओं की बात करें तो ये राजा कौन कौन थे उनकी बात करें। एक थे हमारे राजा कौन, कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, सचिकदेव, सामंत सिंह और कानड़देव सोनगरा। कानड़देव सोनगरा हमारे क्या सबसे प्रसिद्ध शासक रहे हैं। एक एक करके इन राजाओं के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले राजा आते हैं हमारे कौन, कीर्तिपाल, जो हमारे इसके संस्थापक थे। जो बात करें सैन्य भागीदारी की तो कीर्तिपाल चौहान ने कायंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। इसके बारे में हमने पहले भी देख लिया था, कीर्तिपाल ने क्या कायंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। विजयों की बात करें तो उन्होंने मेवाड़ के राजा सामंत सिंह को भी हराया था। किसको, मेवाड़ के राजा सामंत सिंह को हराया था। 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल ने कुंतलपाल परमार को क्या कुंतलपाल परमार को हरा के जालौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। आप इसे याद रखेंगे, कीर्तिपाल ने क्या किया, कुंतलपाल परमार को हरा के जालौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। उपलब्धियां और प्रशंसा की बात करें तो उनको कौन सी उपाधियां दी गई है, और प्रशंसा की बात करें तो सुंदा अभिलेख के अनुसार कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा गया है। सुंदा अभिलेख के अनुसार क्या कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा गया है। और मोहम्मद नैन्सी की नैन्सी ख्यात की बात करें तो इस किताब के अनुसार देखें तो कीर्तिपाल क्या एक महान राजा हुआ था। कीर्तिपाल क्या था, एक महान राजा हुआ था। किसके अनुसार, नैन्सी ख्यात के अनुसार, जो किसने लिखी थी, मोहम्मद नैन्सी ने। अगले शासक आते कौन, हमारे समर सिंह। समर सिंह की बात करें तो इन्होंने निर्माण कार्य करवाया। समर सिंह ने जालोर के किले के भीतर या जालोर के किले के भीतर परकोटा मतलब दीवार, शस्त्रागार, कोषागार का निर्माण करवाया था। इसमें जालोर के किले के भीतर परकोटा, शस्त्रागार और कोषागार का निर्माण करवाया था, जो हमारे राज्य की सुरक्षा और आर्थिक सुदृढ़ता को दिखाता है।
वैवाहिक संबंध की बात करें तो उन्होंने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह क्या गुजरात के चालुक्य राजा भीमदित्य से करा दिया था। उन्होंने क्या किया, समर सिंह की बात करें तो उन्होंने अपनी बेटी लीला देवी का विवाह किससे, गुजरात के चालुक्य राजा भीमदित्य से करा दिया था, जिससे हमारे क्षेत्रीय संबंध काफी ज्यादा मजबूत हुए थे। उदय सिंह की बात करें तो उनके विजयों की बात करें उदय सिंह के, तो उदय सिंह ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से, ये दिल्ली के सुल्तान थे हमारे कौन, इल्तुतमिश, उनसे मंडोर मतलब जोधपुर और नाडोल मतलब पाली जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उनको वापस छीन लिया था, जो उनकी सैन्य शक्ति को दिखाता है। किसने, उदय सिंह ने। तो उदय सिंह की सैन्य शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसने सुल्तान इल्तुतमिश से मंडोर जोधपुर को और नाडोल पाली को छीन लिया था। उन्होंने गुजरात के राजा लवण प्रसाद को भी हराया था। अगले राजा थे हमारे कौन, सचिक देव। सचिक देव की बात करें तो इनको कौन सी उपाधि मिली हुई थी, तो सचिक देव ने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। किसकी, महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी, जो उनकी संप्रभुता को दिखाता है। इसको संप्रभुता को दिखाता है। फिर सैन्य शक्ति की बात करें तो दिल्ली के दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक नासिरुद्दीन महमूद और बलबन, दिल्ली के कौन थे, दो शक्तिशाली शासक नासिरुद्दीन महमूद और बलबन, सचिक देव के शासनकाल में जालोर पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाए थे। इतना शक्तिशाली हो गया था हमारा जालोर सचिक देव के टाइम पे, जो उनकी शक्तिशाली सैन्य शक्ति और किले की अभेद्यता को दिखाता है। अगले शासक आते हैं हमारे कौन, सामंत सिंह। सामंत सिंह की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण की बात करें 1291 के, तो 1291 में हमारे जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। तो 1291 में दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पे आक्रमण किया और जालोर के सांचौर क्षेत्र तक आक्रमण करते हुए पहुंच जाता है। कहाँ, हमारे जालोर के सांचौर क्षेत्र तक पहुंच गया था। प्रतिरोध की बात करें तो सामंत सिंह अपने सेनापति सारंगदेव बघेला की सहायता से, सामंत सिंह की बात करें तो सामंत सिंह क्या अपने सेनापति सारंगदेव बघेला की सहायता से जलालुद्दीन खिलजी को आगे बढ़ने से रोकने में सफल हो गए थे। अगले राजा हमारे कौन आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कानड़देव सोनगरा, जो हमारे 1292 से 1311 तक रहे थे। कौन, 1292 से 1311 तक रहे थे, कौन, कानड़देव सोनगरा। तो कानड़देव सोनगरा जालोर वंश के, चौहान वंश के सबसे वीर प्रतापी शासक थे, जिन्होंने क्या अलाउद्दीन खिलजी की विशाल साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को दृढ़ता से सामना किया था। किसने, हमारे कानड़देव सोनगरा ने। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के कारण की बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण क्यों किया, क्योंकि उससे पहले उनके चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, वो आक्रमण करते थे तो वो हार जाते थे, तब अलाउद्दीन खिलजी वहां पे आए थे। बात करें इनकी कारणों की, पहला तो कारण आता सभी का कारण एक ही है, साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और जालोर उसके लिए एक रणनीतिक बाधा बन रहा था साम्राज्य विस्तार में। व्यापारिक मार्ग में नियंत्रण की बात करें तो जालोर क्या दिल्ली से गुजरात और दक्षिणी भारत में जो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे उनके बीच में आता था। और जालोर क्या था, दिल्ली से गुजरात जाओ या फिर दक्षिण भारत में जाओ, तो जितने भी हमारे व्यापारिक मार्ग थे उनके बीच में आता था, जिसमें नियंत्रण क्या आर्थिक और सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। गुजरात अभियान में बाधा की बात करें तो 1299 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के दौरान या 1299 के गुजरात आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को जालोर से निकलने की अनुमति नहीं दी गई थी। जब हमारे गुजरात आक्रमण किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर से होकर जा रही थी, तो हमारे कानड़देव सोनगरा ने उनको जालोर से जाने नहीं दिया था, जिससे खिलजी क्या बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया था। फिर सोमनाथ शिवलिंग की घटना की बात करें तो गुजरात आक्रमण से लौटते समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर कानड़देव सोनगरा के सेनापति जेता देवड़ा ने आक्रमण कर दिया था। किसने, जेता देवड़ा ने आक्रमण कर दिया था किस पे, हमारे अलाउद्दीन खिलजी की सेना पे। और इस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा सोमनाथ मंदिर, जो भगवान शिव का मंदिर ले जा रहे शिवलिंग के टुकड़े उनसे छीन लिए थे। तो सोमनाथ मंदिर को तोड़ के जो शिवलिंग के टुकड़े थे वो वापस दिल्ली लेके जा रहे थे, तो उस सैनिकों से क्या जो शिवलिंग के टुकड़े थे वो छीन लिए थे, जिससे खिलजी को लगा कि उसका अपमान हुआ है, इसलिए उन्होंने कन्नड़ सोमनाथ पे आक्रमण कर दिया। फरिश्ता के मत की बात करें जो दिल्ली में चुनौती की बात करें तो इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन उल मुल्क, क्या अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे कौन, आइन उल मुल्क मुल्तानी में क्या जालोर पर आक्रमण किया। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने जालोर पर आक्रमण किया था, उसने कानड़देव सोनगरा को समझा बुझा के अपने साथ दिल्ली ले गया। पहले तो उन्होंने जालोर पे आक्रमण किया, फिर समझौता हुआ, समझौता के लिए क्या कानड़देव सोनगरा को दिल्ली समझा बुझा के ले गए। लेकिन दिल्ली में कानड़देव सोनगरा ने अलाउद्दीन खिलजी की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया, कहा कि मैं तो युद्ध ही लड़ लूंगा लेकिन तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाऊंगा, जिससे क्या संघर्ष अवश्यंभावी हो गया।
फिर मोहम्मद नैन्सी की बात सुने तो फिरोजा विरमदेव के प्रेम की बात कहें। तो इतिहासकार मोहम्मद नैन्सी के अनुसार देखें तो आक्रमण का मुख्य कारण था हमारे अलाउद्दीन खिलजी की बेटी जो फिरोजा थी, उनको कान्हादेव के बेटे विरमदेव से प्रेम हो गया था। किससे? जो विरमदेव से प्रेम हो जाता है, फिरोजा विरमदेव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन विरमदेव शादी करने से मना कर देता है, जिससे खिलजी क्रोधित हो जाता है। फिरोजा की धायमा का नाम क्या था? गुल विशिष्टा। तो इसी वजह से क्या है, हमारे अलाउद्दीन खिलजी जालोर पे आक्रमण कर देता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना पे आक्रमण की बात करें 1308 में। तो सिवाना पहले जालोर का हिस्सा हुआ करता था और ये जालोर की सुरक्षा के लिए एक कुंजी की तरह काम करता था। कौन? सिवाना। जैसे हमारा रणथंभौर की कुंजी झायन थी, उसी तरह सिवाना जालोर की कुंजी मानी जाती है। वर्तमान में सिवाना कहाँ पे? बाड़मेर में पड़ता है। सिवाना कहाँ पड़ता है? हमारे बाड़मेर जिले में पड़ता है। शासक की बात करें तो 1308 ईस्वी में सिवाना का किला सातलदेव सोनगरा और सोमदेव सोनगरा, क्या? सातलदेव सोनगरा और सोमदेव सोनगरा जो हमारे कन्नड़ देव के भतीजे थे उनके पास था। तो सिवाना का किला उस समय की बात करें 1308 की, जब हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उस समय किला सातलदेव सोनगरा और सोमदेव सोनगरा के पास था। विश्वासघात की बात करें तो कानाडीदेव सोनगरा की सेना के भायल नामक एक सैनिक ने सातलदेव सोनगरा और सोमदेव सोनगरा के साथ विश्वासघात किया, जिससे उनके किले में उनका प्रवेश संभव हो गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हर किसी ने उनके साथ जो राजपूत राजा थे, चौहान राजा थे, उनके साथ विश्वासघात किया, जिस वजह से हमारा अलाउद्दीन खिलजी जीत पाए। फिर सिवाना के किले का पहले साके की बात करें 1308 में, तो सातलदेव सोनगरा और सोमदेव सोनगरा के नेतृत्व में सिवाना में पहला साका हुआ, जहां राजपूतों ने केसरी किया और महिलाओं ने जोहर किया। खिलजी के आक्रमण की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर अधिकार कर लिया और अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को, या कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना सौंप दिया और वहां से चले गए। फिर तुर्क सेनापति की मृत्यु की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना आक्रमण के दौरान नाहर खान नामक एक तुर्क सेनापति थे, वो लड़ते हुए मारे जाते। कौन? नाहर खान नाम के एक तुर्क सेनापति थे जो लड़ते हुए मारे जाते हैं। नाम परिवर्तन की बात करें तो सिवाना को जालोर की कुंजी या फिर चाबी कहा जाता है। क्या सिवाना को जालोर की कुंजी या चाबी कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या सिवाना का नाम बदल के खैराबाद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? सिवाना का नाम बदल दिया, नाम बदल के क्या खैराबाद कर दिया था। फिर सांस्कृतिक विध्वंस की बात करें तो तुर्कों ने सांचोर जालोर का जो महावीर मंदिर है उसको तोड़ दिया था। तुर्कों ने क्या किया? सांचोर जो जालोर में है वहां पे महावीर मंदिर है उसको तोड़ दिया था और विद्या के केंद्र भीनमाल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। विद्या का केंद्र था हमारे कौन? बौद्ध विद्या का केंद्र भीनमाल, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब हम देखेंगे मालकाना मतलब नागौर के युद्ध की बात करें तो मालकाना के युद्ध में कानाडदेव सोनगरा ने तुर्क सेना को हराया था। मालकाना के युद्ध में क्या कानाडदेव सोनगरा ने तुर्क सेना को हराया था और तुर्क सेनापति हमारे शम्स खां को गिरफ्तार कर लिया था। क्या तुर्क सेनापति थे हमारे कौन? शम्स खां। तो शम्स खां को गिरफ्तार कर लिया था, जो हमारे कानाडदेव की सैन्य क्षमता का एक और प्रमाण माना जाता है। बात करें अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर अंतिम आक्रमण। विश्वासघात की बात करते हैं, जो हमारा जालोर का अंतिम आक्रमण की, तो विश्वासघात की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के दौरान बीका दहिया नामक एक सैनिक ने, किसने? बीका दहिया नामक एक सैनिक ने सोनगरा के साथ, कानाडदेव सोनगरा थे उनके साथ विश्वासघात कर दिया था और किले में प्रवेश का जो गुप्त मार्ग था वो हमारे अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया था। विश्वासघात का अंत की बात करें तो कानाडदेव सोनगरा के साथ विश्वासघात करने के कारण बीका दहिया को उनकी ही पत्नी हीरादे ने मार दिया था। जब उनको पता चला हीरादे को कि बीका दहिया ने हमारे कानाडदेव सोनगरा के साथ विश्वासघात किया है, तो वो हमारे उनको जहर दे देती है। जालोर के साके की बात करें 1311 का, तो 1311 में कानाडदेव सोनगरा और उनके बेटे बीरमदेव के नेतृत्व में, क्या उनके बेटे बीरमदेव और कानाडदेव सोनगरा दोनों ने मिलकर क्या किया? जालोर में साका किया था। फिर खिलजी के अधिकार की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? जालोर पर अधिकार कर लिया और जालोर का नाम बदल के जलालाबाद कर दिया। क्या जालोर पर अधिकार करके इसका नाम बदल के क्या जलालाबाद कर दिया। स्थापत्य की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में अलाई मंदिर का मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्या अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया था और इस मस्जिद के पास में तोपखाना होने की वजह से इसे तोपखाना मस्जिद भी कहते हैं। इस मस्जिद के पास में क्या तोपखाना था, इसी वजह से इसे तोपखाना मस्जिद भी कहते हैं। आगे बात करें हमारे इनके जो दरबारी विद्वान थे कौन? पद्मनाभ। पद्मनाभ की बात करें तो पद्मनाभ क्या है? हमारे कानड़देव सोनगरा के दरबारी विद्वान थे। पद्मनाभ कौन थे? कानड़देव सोनगरा के दरबारी विद्वान थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करें, एक थी हमारे कानड़देव प्रबंध, पुस्तक का नाम है कानड़देव प्रबंध। तो इसमें हमारे कानड़देव के जीवन, युद्धों और अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो उनके संघर्ष थे
उनका साफ-साफ उन्हें देखने को मिलता है। किस किताब से? कन्नड़देव प्रबंध, किसने लिखी है? पद्मनाभ ने। एक हमारे बीरमदेव सोनगरारी बात, जिसमें हमारे बीरमदेव और फिरोजा की जो प्रेम कहानी, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। अगला हमारा वंश आता है कौन सा? सिरोही के चौहान वंश, जिसे हम क्या कहते हैं? देवड़ा शाखा भी कहते हैं। तो सिरोही के चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था। या सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था, जो हमारे आबू और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों पे केंद्रित थी। किसकी? देवड़ा शाखा। जालोर के नामकरण और भौगोलिक महत्व की बात करें तो सिरोही के चौहान वंश की देवड़ा शाखा का यहाँ पे शासन था। बात करें राजाओं की तो कौन कौन से राजा थे? तो सिरोही के चौहान वंश के प्रमुख राजा कौन कौन से थे? एक थे हमारे लुम्बा देवड़ा जो संस्थापक थे, फिर थे हमारे शिवभान, सहसमल देवड़ा, सुल्तान, जो सुल्तान की बात करें तो हमारा अकबर का समकालीन था, बैरिसाल, शिव सिंह, जिन्होंने क्या है हमारे सिरोही की संधि की थी, किससे? अंग्रेजों से। तो हमारे ये 6 शासक थे जिनके बारे में एक-एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। राजाओं के विस्तृत विवरण देखें तो पहले शासक आते हैं हमारे कौन? लुम्बा देवड़ा जो संस्थापक थे। स्थापना की बात करें तो 1311 ईस्वी में, कब? 1311 ईस्वी में क्या लुम्बा देवड़ा ने परमाणु को हराया और परमाणु के आबू और चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था। 1311 में लुम्बा देवड़ा ने क्या किया? परमाणु को हरा दिया और परमाणु के आबू और चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था। इस समय परमाणु की राजधानी क्या? चंद्रावती थी। इससे पहले क्या थी? इसकी राजधानी आबू पर्वत हुआ करती थी। राजधानी की बात करें तो लुम्बा देवड़ा ने चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? लुम्बा देवड़ा ने अपनी राजधानी किससे बनाया? चंद्रावती को। अगले शासक कौन आते हैं हमारे? शिवभान। अगले शासक कौन है? शिवभान। शिवभान की बात करें तो शिवभान ने राजधानी परिवर्तन किया, कब? 1405 ईस्वी में। 1405 ईस्वी में शिवभान ने राजधानी परिवर्तन किया। 1405 में शिवभान ने चंद्रावती से अपनी राजधानी हटा के शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। क्या शिवभान ने क्या किया? चंद्रावती से अपनी राजधानी को हटा दिया और शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया। अगले तीसरे शासक आते हैं वो हमारे कौन? सहसमल देवड़ा। सहसमल देवड़ा की बात करें तो इन्होंने सिरोही की स्थापना की थी 1425 ईस्वी में। 1425 ईस्वी में सिरोही की स्थापना की जाती है। तो 1425 ईस्वी में सहसमल देवड़ा ने सिरोही नगर की स्थापना की और सिरोही को अपनी नई राजधानी बनाई थी। किसे? सिरोही को अपनी राजधानी बनाई किसने? सहसमल देवड़ा ने। कब? 1425 ईस्वी में। अगले शासक आते हैं हमारे कौन? सुल्तान। सुल्तान की बात करें, सुल्तान को क्यों याद किया जाता है? दत्तानी के युद्ध के लिए। दत्तानी का युद्ध होता है हमारे 1583 ईस्वी में। तो ये युद्ध हमारे 1583 ईस्वी में सिरोही के राजा सुल्तान और दिल्ली के मुगल बादशाह थे अकबर, इन दोनों के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में? सिरोही के राजा थे हमारे सुल्तान और दिल्ली के मुगल बादशाह थे कौन? हमारे अकबर। 1583 में दत्तानी का युद्ध होता है। परिणाम की बात करें तो दत्तानी के युद्ध में सुल्तान की जीत हुई थी और अकबर जैसे जो शक्तिशाली सम्राट थे उसके खिलाफ एक महत्वपूर्ण राजपूत विजय मानी जाती है। कौन सी? हमारी दत्ताने के युद्ध में सुल्तान की जीत। बात करें इस युद्ध में हमारे अकबर के कौन से सेनापति मारे गए थे? तो इस युद्ध में हमारे अकबर की तरफ से लड़ने वाले जगमाल, जो हमारे मेवाड़ महाराणा के प्रताप के भाई थे। मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे, उनके भाई थे कौन? जगमाल। तो ये मारे जाते हैं। किसकी तरफ से लड़ते हैं? अकबर की तरफ से। और राय सिंह जो हमारे मारवाड़ चंद्रसेन का बेटा था, राय सिंह, ये दो प्रमुख सेनापति थे जो लड़ते हुए मारे जाते हैं। अब हम देखेंगे सुल्तान के समय उनके दरबारी विद्वान कौन कौन से थे। तो सुल्तान का दरबारी विद्वान दुरसा आड़ा था, जिन्होंने एक किताब लिखी थी राव सुल्तान रा कवित। आप इसे याद रखेंगे। उनका दरबारी विद्वान कौन था? हमारे दुरसा आड़ा, जिन्होंने एक किताब लिखी थी राव सुल्तान रा कवित। अगले शासक आते हैं कौन? हमारे बैरिसाल। बैरिसाल की बात करें तो बैरिसाल ने शरण दी थी किसे? तो दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ। दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह के दौरान उन्होंने मारवाड़ के राठौड़ शासक अजीत सिंह को, क्या मारवाड़ के जो राठौड़ शासक थे अजीत सिंह को सिरोही की कालिंद्री नामक गांव में शरण दी थी। किसे? अजीत सिंह को हमारे कालिंद्री नामक गांव था वहां पे शरण दी थी। किसने? हमारे बैरिसाल ने। आखिरी शासक आते हैं हमारे कौन? शिव सिंह। शिव सिंह की बात करें तो इन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी 1823 ईस्वी में। तो 1823 ईस्वी में शिव सिंह ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी। अंतिम रियासत की बात करें तो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत कौन थी? हमारी सिरोही रियासत थी। चौहानों की अगली शाखा आती है हमारे कौन? हाड़ा शाखा। हाड़ा शाखा वो भी कौन सी? बूंदी की चौहान वंश। या बूंदी के चौहान वंश की बात करें जो हमारी हाड़ा शाखा थी, तो बूंदी में चौहानों की हाड़ा शाखा का शासन था, जिसके नाम पर हमारे हाड़ौती क्षेत्र पड़ा था। और ये क्षेत्र अपनी स्थापत्य कला और शौर्य के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। परिचय और नामकरण की बात करें तो में राजस्थान के बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन था। बूंदी की बात करें तो बूंदी में पहले मीणा वंश का शासन था। किसका? मीणा वंश का शासन हुआ करता था बूंदी में। बुंदा मीणा के नाम पे इसे बूंदी पड़ा, क्या बुंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नाम बूंदी पड़ा था।
रणकपुर अभिलेख में बूंदी का अन्य नाम हमारे वृंदावती मिलता है। वृंदावती नाम किसके अनुसार है? रणकपुर अभिलेख के अनुसार। बात करेंगे बूंदी के चौहानों की, तो बूंदी के चौहानों में हमारे कौन कौन से राजा है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले राजा थे हमारे देवा जो संस्थापक थे, फिर जेतर सिंह, भरत सिंह, सुरजन जो हमारे अकबर के समकालीन थे, फिर बुद्ध सिंह जिनका उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था जयपुर के साथ, फिर विष्णु सिंह जिन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। इनके बारे में एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो राजाओं का विस्तृत विवरण देखते हैं। सबसे पहले आते हैं संस्थापक कौन? देवा। तो ये देवा रे देवा। बात करें इनकी स्थापना की 1241 में, तो 1241 में देवा ने जेतामीणा को हराया था। क्या देवा ने क्या किया? जेतामीणा को हराया था और बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन स्थापित कर दिया था। किसने? देवा ने। अगले शासक कौन आते हैं? हमारे जैतर सिंह। जैतर सिंह की विजयों की बात करें, 1274 में उन्होंने विजय प्राप्त की। तो 1274 में जैतर सिंह ने कोटा को जीत के, जैतर सिंह ने क्या कोटा को जीत के बूंदी राज्य में मिटा लिया था। और यह क्या कोटा को बूंदी से अलग होने की से पहले की स्थिति थी। पहले कोटा और बूंदी एक ही था, लेकिन फिर बाद में क्या कोटा को बूंदी से अलग कर दिया गया। अगले शासक आते हैं हमारे कौन से? बरसिंह। बरसिंह की बात करें तो तारागढ़ किले का निर्माण करवाया बरसिंह ने 1354 ईस्वी में। तो 1354 ईस्वी में बरसिंह ने बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। और ये किला क्या राजस्थान में अपने भित्ति चित्र मतलब फ्रेस्कोस के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र मतलब आलगीला पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? तारागढ़ का किला। फिर आते हैं अगले शासक हमारे कौन? सुरजन। सुरजन की बात करें तो हमारे अकबर के समकालीन थे सुरजन। इन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी 1569 में। तो 1569 में दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। आमेर के राजा भगवंत दास ने दिल्ली के शासक अकबर और बूंदी के चौहान राजा सुरजन इन दोनों के बीच में संधि करवाई थी। क्या? किसने? आमेर के राजा भगवंत दास ने अकबर और जो हमारे सुरजन थे दोनों के बीच में संधि करवाई, जिसके बाद सुरजन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। धार्मिक कार्य की बात करें तो सुरजन ने गुजरात के द्वारका में, सुरजन ने क्या किया? गुजरात के द्वारका में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो हमारे क्या भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। आपसे पूछा जाए रणछोड़ मंदिर किससे संबंधित है, तो आपको बताना है हमारे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। कहाँ पे? द्वारका में। किसने बनवाया था? सुरजन ने। दरबारी विद्वान की बात करें तो सुरजन का दरबारी विद्वान तो कौन था? हमारे चंद्रशेखर। सुरजन का दरबारी विद्वान कौन था? चंद्रशेखर। तो हमारे चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर ने कौन कौन सी किताबें लिखी है? एक थी हमारे सुरजन चरित्र, तो सुरजन के जीवन और शासनकाल का वर्णन मिलता है सुरजन चरित्र में। एक थी हमारी हमीरहट, तो हमीरदेव चौहान की दृढ़ता और रणथंभौर के साके के बारे में पता चलता है। किससे? हमीर हट से। जो किताब किसकी थी? चंद्रशेखर की। अगले शासक आते कौन? हमारे बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह की बात करें तो इनके साहित्यिक योगदान की बात करें तो बूंदी के चौहान राजा बुद्ध सिंह ने नेह तरंग नामक एक पुस्तक लिखी थी। परीक्षा में कई बार पूछा गया नेह तरंग के बारे में, तो नेह तरंग किसने लिखी है? बुद्ध सिंह ने, जो कहते हैं हमारे बूंदी के चौहान राजा। लेकिन बुद्ध सिंह को ज्यादा किस लिए याद रखा जाता है? बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष की वजह से। तो बूंदी की बात करें तो बूंदी बुद्ध सिंह के समय बूंदी में दलेल सिंह और उम्मीद सिंह के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। क्या? बुद्ध सिंह के समय क्या बूंदी में दलेल सिंह और उम्मीद सिंह के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। आप इसे याद रखेंगे क्यों? क्योंकि जयपुर का जब हम पढ़ेंगे कछुआ वंश के बारे में तब इस उत्तराधिकार संघर्ष के बारे में और ज्यादा हम जानने को मिलेगा। तो बात करें तो दलेल सिंह क्या था? बुद्ध सिंह का दत्तक बेटा था। दलेल सिंह क्या था? बुद्ध सिंह का दत्तक बेटा था, गोद लिया हुआ बेटा। जबकि उमेद सिंह उनका वास्तविक बेटा था। दलेल सिंह क्या? सालिम सिंह का बेटा था। आप इसे याद रखेंगे। दलेल सिंह क्या था? हमारे सालिम सिंह का बेटा था। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने, ये जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने दलेल सिंह का साथ दिया, जबकि मराठों ने क्या? उम्मेद सिंह का साथ दिया था। मराठा हस्तक्षेप की बात करें तो बूंदी क्या राजस्थान की पहली ऐसी रियासत थी जिसकी आंतरिक राजनीति में मराठों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया गया था। आप इसे याद रखेंगे। फिर अमर कंवर की बात करें तो अमर कंवर क्या? जयपुर के राजा सवाई जयसिंह की बहन थी और बुद्ध सिंह की रानी थी। उम्मेद सिंह का साथ देने के कारण लिए अमर सिंह ने मराठा सेनापति मल्हारराव होलकर को बुलाया था। तो कहानी आप समझ ही गए होंगे। आपको एक बार वापस से कहानी बता देते हैं जो हमारे बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष था उसके बारे में। तो हमारी इसमें 3 पार्टियां हैं। पहली पार्टी हमारी कौन है? जयसिंह। कौन थी? सवाई जयसिंह जो जयपुर का राजा है। दूसरा कौन सा? हमारे बुद्ध सिंह जो हमारे क्या बूंदी का राजा है। तीसरी पार्टी कौन है? हमारी अमर कंवर। क्या? तीसरी पार्टी कौन है? अमर कौर। ये बुद्ध सिंह की पत्नी है। आप इसे याद रखेंगे। अमर कौर क्या? बुद्ध सिंह की पत्नी है। अमर कौर क्या है? हमारी सवाई जयसिंह की बहन है। आप इसे याद रखेंगे। ये तो बहन है और ये हमारी पत्नी है। आप इसे याद रखेंगे। तो बुद्ध सिंह की पत्नी कौन है? अमर कंवर। और अमर कंवर कौन है? हमारी सवाई जयसिंह की बहन। इन दोनों के बीच में क्या होता है?
इनके कोई भी बच्चा नहीं होता। बुद्ध सिंह और अमर कंवर के बहुत लंबे समय तक कोई भी बच्चा नहीं होता। तो हमारे जयसिंह क्या है, हमारे बूंदी पर क्या अपना प्रभाव जमाने के लिए, बूंदी पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उनको जो सालिम सिंह का बेटा था, क्या सालिम सिंह का बेटा था, कौन, हमारे दलेल सिंह, इनको गोद दिलवा देता है, इनको बुद्ध सिंह और जो अमर कंवर है इनको गोद दिलवा देता है, किसके बेटे को, दलेल सिंह को, जो क्या था, सालिम सिंह का बेटा था। तो हमारे जो सवाई जय सिंह ये सोचते हैं कि हमारा एक पिट्ठू जो हमारे बुद्ध जो बूंदी है उस पे यदि शासन करेगा तो हमारा पूरा का पूरा बूंदी पर रहेगा। तो हमारे दत्तक पुत्र कौन बन जाता है, दलेल सिंह। लेकिन कुछ समय बाद इनका असली बेटा, इन दोनों के बीच में क्या है, असली बेटा जन्म लेता है, और वो कौन था हमारा, आप इसे याद रखेंगे, उनका एक और बेटा होता है, उसका नाम था उमेद सिंह। आप इसे याद रखेंगे, इनका असली बेटा जन्म लेता है उमेद सिंह। तो हमारे जो बुद्ध सिंह को तो मार दिया जाता है, क्या जो सवाई जय सिंह क्या करते हैं, बुद्ध सिंह को तो मार देते हैं। तो मार देने के बाद शासक कौन बनेगा, तो हमारे जो अमर कुमार है ये चाहते थे कि उनका असली बेटा जो उमेद सिंह है ये शासक बने, जबकि हमारे जय सिंह चाहते थे कि दलेल सिंह शासक बने। तो हमारे जय सिंह दलेल सिंह का साथ देता है, और जो हमारे जब अमर कुंवर जो उनकी बहन थी उनकी दाल नहीं गलती, उमेद सिंह को राजा नहीं बना पाती, तो वो किसके पास चली जाती, दिल्ली के कौन थे, हमारे मुगल बादशाह जहांगीर। तो जहांगीर ने बूंदी के राजा रतन सिंह को रामराज और सल बुलंद राय नामक दो उपाधियां दी थी। अगला शासन देखेंगे हम कोटा के चौहान वंश, जो हमारे हाड़ा वंश है उनकी बात करें, कोटा के चौहान वंशों की। तो कोटा में भी चौहानों की हाड़ा शाखा का शासन था, जो बूंदी से अलग होकर एक स्वतंत्र रियासत के रूप में विकसित हुई थी। बूंदी से अलग हो गई थी और एक स्वतंत्र रियासत के रूप में विकसित हुई थी। परिचय की बात करें तो राजस्थान में कोटा में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन था। बात करें कौन कौन से राजाओं की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे 6 राजा हैं, कौन-कौन से? पहले हमारे माधो सिंह जो इसके संस्थापक थे, फिर मुकुंद सिंह, भीम सिंह, उमेद सिंह जिन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी, किशोर सिंह द्वितीय जिन्होंने मांगरोल का युद्ध किया था, और राम सिंह द्वितीय जिन्होंने क्या, झालावाड़ का विभाजन किया था। तो बात करें हमारे 6 राजाओं के बारे में इसके दौरान पढ़ेंगे। तो एक-एक करके इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे कौन? माधो सिंह, जो इनके संस्थापक थे। तो कोटा राज्य की स्थापना की बात करें 1631 में की थी। तो 1631 ईस्वी में दिल्ली के मुगल बादशाह शाहजहां ने, क्या दिल्ली के मुगल बादशाह शाहजहां ने बूंदी राज्य का विभाजन करके कोटा राज्य की स्थापना की थी, और माधो सिंह को क्या, कोटा राज्य की स्थापना की थी, और माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। संबंध की बात करें तो माधो सिंह क्या है, बूंदी के राजा रतन सिंह का बेटा था। माधो सिंह क्या था, बूंदी के राजा रतन सिंह का बेटा था। आप इसे याद रखेंगे। सम्मान की बात करें तो हमारे मध्य एशिया अभियान या फिर आक्रमण की सफलता के बाद में, जो हमारे मध्य एशियाई अभियान हुआ था, आक्रमण हुआ था, उसकी सफलता के बाद शाहजहां ने माधो सिंह को बाद रफ्तार नामक एक घोड़ा भेंट किया था। बाद रफ्तार का मतलब होता है तेज गति से दौड़ने वाला घोड़ा। तो ये घोड़ा भेंट किया था, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या, मध्य एशिया अभियान के दौरान सफलता अर्जित की थी। फिर अगले हमारे शासक आते हैं मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह की बात करें तो धर्मत का युद्ध
आता मुकुंद सिंह के समय। तो मुकुंद सिंह धर्मत के युद्ध में मुगल जो राजकुमार है दारा शिकोह उनकी तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। कौन? मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह कहते हैं हमारे धर्मत के युद्ध में मुगल राजकुमार दारा शिकोह की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। बात करें युद्ध की, तो ये युद्ध हमारे औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। किन किन के बीच में? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था धर्मत का युद्ध। तो मुकुंद सिंह इसमें मारा जाता है। निर्माण कार्य की बात करें तो मुकुंद सिंह ने कोटा में अबली मिणी का महल का निर्माण करवाया था। कोटा में अबली मिणी के महल का निर्माण करवाया था किसने? मुकुंद सिंह ने, जिससे हमारे राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं, क्योंकि प्रेम की याद में बनवाई गई स्मृति है। कौन? हमारा अबली मिणी का महल। तो इसीलिए राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। अगले शासक थे हमारे कौन? भीम सिंह। भीम सिंह की बात करें तो इनकी धार्मिक निष्ठा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भीम सिंह हमारे वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। भीम सिंह कहते हैं हमारे वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। उसने खुद का नाम बदल के कृष्णदास कर लिया था। भीम सिंह ने क्या? खुद अपना नाम बदल के कृष्णदास कर लिया था। नाम परिवर्तन की बात करें तो भीम सिंह ने कोटा का नाम बदल के नंदग्राम कर दिया था। भीम सिंह ने क्या किया? कोटा का नाम बदल के नंदग्राम कर दिया था। मंदिर निर्माण की बात करें तो उन्होंने 12 में सांवलेजी मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? 12 में। बूंदी के आक्रमण की बात करें तो मुगल बादशाह फर्रुख हसीर के कहने पे, क्या मुगल बादशाह फर्रुख हसीर के कहने पे भीम सिंह ने बूंदी पे आक्रमण कर दिया था और बूंदी के राजा बुद्ध सिंह को भी हरा दिया था। बुद्ध सिंह को भी हराया था किसके कहने पे? फर्रुख हसीर के कहने पे। नाम परिवर्तन की बात करें तो भीम सिंह ने बूंदी का नाम बदल के फर्रुखाबाद कर दिया था। क्यों? फर्रुख हसीर के कहने पे। लूटपाट की बात करें तो भीम सिंह बूंदी के किले से धूलधानी और कड़क बिजली नामक दो तोप थे, उनको उठाकर अपने साथ ले गया था। तो तोपों के नाम क्या था? तो धूलधानी और कड़क बिजली। शेरगढ़ के किले की बात करें तो फर्रुख हसीर ने भीम सिंह को शेरगढ़ का किला दे दिया था। फर्रुख हसीर ने क्या? भीम सिंह को शेरगढ़ का किला दे दिया था। भीम सिंह ने शेरगढ़ किले का नाम बदल के बरसाना कर दिया था और शेरगढ़ किला का बाराना, क्या? 12 में हमारा शेरगढ़ का किला, तो इसका नाम बदल के क्या? बरसाना कर दिया था। अगले शासक का नाम आता है हमारे उमेद सिंह। उमेद सिंह की बात करें तो उमेद सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी 1817 में। तो 1817 में उमेद सिंह ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी। पूरक संधि की बात करें तो फरवरी 1818 में फिर से की गई थी। तो फरवरी 1818 में अंग्रेजों ने कोटा के साथ पूरक संधि की थी। और पूरक संधि का मतलब होता है संधि में बदलाव करना। एक बार संधि कर ली और उस संधि में एक बार वापस से बदलाव किया गया। तो दो बार संधि करना या संधि में कोई नई शर्त जोड़ना हमारे पूरक संधि कहलाती है। ये फरवरी 1818 में हुई थी। दीवान जालिम सिंह झाला की बात करें तो उमेश सिंह के बाद, क्या? उमेश सिंह के समय कोटा के दीवान प्रधानमंत्री जालिम सिंह झाला थे, जो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली थे। अब हम बात करें अंग्रेजों और कोटा के बीच में पूरक संधि की शर्तें क्या थी। मतलब संधि तो हो गई लेकिन पूरक संधि की शर्तें क्या थी? तो अंग्रेजों और कोटा के राजा उमेश सिंह के बीच में 1817 में हुई संधि में 1818 में दो बातें और जुड़वाई गई थी, जिससे क्या हम क्या कहते हैं? पूरक संधि कहते हैं। पूरक संधि के अनुसार उमेद सिंह और उनके वंशज ही हमेशा कोटा के राजा बने रहेंगे। ये संधि थी। और कोटा का दीवान जालिम सिंह झाला और उसके वंशज हमेशा कोटा का दीवान बने रहेंगे। ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त की बात करें, कोटा की सारी शक्तियां दीवान को दी जाएगी। राजा के पास अपने पास कोई शक्ति नहीं होगी। और ये शर्त क्या? राजा की शक्ति को सीमित करती थी कि राजा के पास कोई भी शक्ति नहीं होगी। अगले शासक आते कौन? हमारे किशोर सिंह द्वितीय। तो किशोर सिंह द्वितीय कोटा के राजा थे। उन्होंने मांगरोल का युद्ध, जो 12 में पड़ता है, वो युद्ध किया था। तो मांगरोल क्षेत्र राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। और ये युद्ध क्या? कोटा के राजा किशोर सिंह द्वितीय और उनके प्रभावशाली दीवान जालिम सिंह झाला के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में? किशोर सिंह द्वितीय और जालिम सिंह झाला के बीच में युद्ध होता है। परिणाम की बात करें तो मांगरोल के युद्ध में जालिम सिंह झाला की जीत होती है और कोटा के राजा किशोर सिंह द्वितीय की हार होती है। अंग्रेजों के समर्थन की बात करें तो मांगरोल के युद्ध में अंग्रेजों ने जालिम सिंह झाला का ही साथ दिया था। और अंग्रेजों की तरफ से हमारे कर्नल जेम्स टोड जालिम सिंह झाला का साथ देने के लिए आए थे। कौन? कर्नल कर्नल जेम्स टोड। अगले शासक आते कौन? हमारे राम सिंह द्वितीय। तो राम सिंह द्वितीय कोटा के राजा थे। कोटा रियासत के विभाजन की बात करें 1838 में, 1838 में अंग्रेजों ने कोटा रियासत का विभाजन कर दिया और कोटा रियासत से अलग करके झालावाड़ रियासत की स्थापना की थी। झालावाड़ के राजा की बात करें तो अंग्रेजों ने मदन सिंह झाला, तो जालिम सिंह झाला का जो पोता था, उनको झालावाड़ का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। मदन सिंह झाला को झालावाड़ का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था, जो कौन था? जालिम सिंह झाला का पोता। बात करें झालावाड़ की राजधानी, झालावाड़ की राजधानी की बात करें तो झालावाड़ की राजधानी झालरापाटन को बनाया गया था, जो अंतिम रियासत थी। बात करें तो झालावाड़ राजस्थान की अंतिम रियासत थी। मतलब झालावाड़ के बाद राजस्थान में कोई भी अन्य रियासत नहीं बनी थी। झालरापाटन की बात करें तो वर्तमान में झालरापाटन राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक शहर का नाम है। और झालावाड़ पाटन की बात करें तो हमारे चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है।
जिसको क्या घंटियों का शहर भी कहते हैं। हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान की बूंदी और कोटा, राजस्थान की बूंदी और कोटा में चौहानों की हाड़ाशा का शासन होने के कारण कोटा बूंदी क्षेत्र को संयुक्त रूप से हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने राजस्थान का इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे चौहान शासन है उसके बारे में काफी डिटेल से देखने की कोशिश की। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।